हेलो बच्चों, माय नेम इज मोहक अग्रवाल। आप लोगों के लिए बेटा एक और नया सेशन लेके आया हूं मैं सेल साइकिल एंड सेल डिवीजन का। इस सेशन में हम लोग सेल साइकिल की जो मेन इंपॉर्टेंट स्टेज होती है दैट इज एम फेज, उसके बारे में डिस्कशन करने जाऊंगा। जैसा कि पिछले सेशन में आप लोगों को मैंने सिखाया, दो मेजर फेजेस देखते हैं हम किसी भी सेल साइकिल के अंदर। एक देखी जाती है इंटरफेज एंड एक देखी जाती है एम फेज। इंटरफेज में आपको तीन मैंने कैटेगराइजेशन या तीन स्टेजेस दिखाई। एक दिखाई थी मैंने G1, दूसरी दिखाई थी S फेज और तीसरी दिखाई थी G2 फेज। उसमें एक कैरेक्टरिस्टिक स्टेज और थी जिसको हम क्विसेंट स्टेज के नाम से भी जान रहे थे, दैट इज G0 फेज। उम्मीद करूंगा इंटरफेस क्लियर होगी अभी तक आप लोगों को, ठीक है। और इंटरफेस के दौरान ही मैंने आपको यह भी बताया डीएनए का अमाउंट डबल हो चुका होता है, बट क्रोमोसोम नंबर कोई वेरिएशन नहीं आता। क्रोमोसोम उतने ही रहेंगे नंबर में, बट उन क्रोमोसोम में जो डीएनए का अमाउंट होता है वो डबल हो चुका होगा, और डीएनए का जो अमाउंट डबल होता है वो एस फेज के दौरान होता है। क्लियर है, हाँ या ना? तो एक्चुअल में इंटरफेस को हमने एक नाम भी दिया था रेस्टिंग स्टेज, क्योंकि उस स्टेज के टाइम पीरियड के अंदर कोई भी सेल प्रिपेयर हो रही होती है डिवीजन करने के लिए। बट सेल साइकिल की जो मेन स्टेज है जहां पर एक्चुअल सेल डिवीजन हम लोग ऑब्जर्व करते हैं वो यही एम फेज है, जो आज हम लोग डिस्कस करने जाएंगे। बेटा इंपॉर्टेंट टॉपिक है, कंसेप्चुअल है, ध्यान से सुनिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट है हर पॉइंट। क्लियर है, हाँ या ना? हर स्टेज का आपको मतलब पता होना चाहिए किस स्टेज पे कौन सा काम हो रहा है, दैट्स इट। ठीक है ना? तो शुरू कर रहे हैं हम लोग एम फेज के बारे में डिस्कशन। ध्यान से सुनिएगा, उम्मीद करूंगा एनसीईआरटी जरूर निकाल ली होगी आप सभी ने। क्लियर है? तो हम बात करें बेटा किसकी? एम फेज की। तो देखिए क्या, दिस इज द मोस्ट ड्रामेटिक पीरियड ऑफ दी सेल साइकिल। ड्रामेटिक पीरियड मतलब जहां पर सबसे ज्यादा काम हो रहा होगा। क्लियर है? तो वही है, दिस इज द मोस्ट ड्रामेटिक पीरियड ऑफ दी सेल साइकिल इन्वॉल्विंग अ मेजर रीऑर्गेनाइजेशन ऑफ वर्चुअली ऑल कंपोनेंट्स ऑफ दी सेल। तो इसी टाइम पीरियड में सबसे ज्यादा काम होता है और यहीं में रीऑर्गेनाइजेशन होता है ज्यादातर कंपोनेंट्स का, किसके? सेल के। क्योंकि इसी स्टेज पर ही या इसी फेज में ही या इसी पीरियड में ही हम सेल को डिवाइड करेंगे दो हिस्सों में। क्लियर है? माइटोसिस की बात चल रही है, मैं माइटोसिस के से रिलेटेड ही बातें कर रहा हूं। क्लियर है? तो यही वो मेन टाइम पीरियड है जहां पर एक्चुअल में सेल के अंदर जो कंपोनेंट्स है उनका रीऑर्गेनाइजेशन हो रहा होगा। तो वही लिखा है, इन्वॉल्विंग अ मेजर रीऑर्गेनाइजेशन ऑफ वर्चुअली ऑल कंपोनेंट्स ऑफ दी सेल। क्लियर है? चले आगे आगे सुनना। Since the number of chromosome in the parent and the progeny cell is same, it is also called equational division. अब क्रोमोसोम का नंबर चाहे आप पेरेंट सेल में देख रहे थे चाहे आप उनकी प्रोजेनी सेल, जैसे ये मान लो पेरेंट सेल है, इसका ये न्यूक्लियस है, इसके अंदर जब हमने क्रोमोसोम नंबर देखा तो वो हमें मिल रहा है 2n। क्लियर है? बट जैसे ही हमने इसकी प्रोजेनी बनाई, क्या बनाई? दो सेल इसके नई बनाई, प्रोजेनी बनाई, ये रही एक सेल, ये रही दूसरी सेल। तो जब हम प्रोजेनी का क्रोमोसोम नंबर देख रहे थे तो वो भी हमें 2n ही मिल रहा था, चाहे हम पेरेंट का क्रोमोसोम नंबर देख लें चाहे हम डॉटर सेल्स का क्रोमोसोम नंबर देख रहे। तो इस डिवीजन में क्रोमोसोम नंबर पर कोई फर्क नहीं आ रहा था, तो इसी वजह से इस डिवीजन को नाम दिया गया इक्वेशनल डिवीजन। क्या नाम दिया गया बेटा? इक्वेशनल डिवीजन। क्लियर है, हाँ या ना? और ऐसा इसीलिए पॉसिबल हो पाया क्योंकि हमने एस फेज में डीएनए को डबल कर दिया था, बट क्रोमोसोम का नंबर वही था। अभी एक पॉइंट और आगे जाके समझाने की कोशिश करूंगा। क्लियर है ना? क्रोमोसोम में जो हम बात करेंगे वो बात करेंगे कि कैसे हम देखेंगे कि क्यों नहीं बदला क्रोमोसोम का नंबर। असल में आपको क्रोमोसोम का स्ट्रक्चर तो मैं पहले ही बता चुका हूं सेल वाले चैप्टर में। मैंने बोला था एक क्रोमोसोम का एक सेंटर पार्ट होता है, सेंटर क्या बिल्कुल एक सेंटर पॉइंट होता है जहां पर ये दोनों क्रोमोसोम जुड़े हुए होते हैं, जिसको हम सेंट्रोमियर के नाम से जानते हैं। और हर क्रोमोसोम के पास दो क्रोमैटिड प्रेजेंट होती है। क्या प्रेजेंट होती है? दो सिस्टर क्रोमैटिड। और इसी क्रोमैटिड का जो सरफेस एक प्लेट लाइक स्ट्रक्चर होता है जिसको हम काइनेटोकोर कहते हैं। क्लियर है? ये सारे बेसिक से स्ट्रक्चर बता चुका हूं आप लोगों को क्रोमोसोम के। तो असल में ये क्रोमैटिड बहुत बढ़िया काम करती है एंड में जाकर। क्लियर है? क्योंकि इसको एक पूरा कंप्लीट क्रोमोसोम बोला जाता है, बट बाद में जाके क्रोमैटिड एक क्रोमोसोम की तरह बिहेव करना लग जाती है। तो वो सारी चीजें हम देखेंगे एक एक करके जब डिस्कस करेंगे। तो अभी बस यही याद रखिएगा, जितना क्रोमोसोम का नंबर पेरेंट सेल में है उतना ही क्रोमोसोम नंबर हमें डॉटर सेल्स में देखने को मिलता है। इसी वजह से जो हम डिवीजन, ये जो माइटोसिस की बात कर रहे हैं, इसी वजह से इस डिवीजन को हम इक्वेशनल डिवीजन बोला जाता है, बट हम लोग जनरली वर्ड यूज करते हैं माइटोसिस। तो वही लिखा है,
दो फॉर कन्वीनियंस माइटोसिस हैज बीन डिवाइडेड इनटू 4 स्टेजेस ऑफ न्यूक्लियर डिवीजन। अब ये बात आ गई समझने की, क्लियर है? तो अब यहां तक तो समझ में आया होगा कि क्यों इक्वेशनल डिवीजन बोल रहे हैं हम माइटोसिस को, क्योंकि क्रोमोसोम नंबर जो पेरेंट का है वही सेम टू सेम क्रोमोसोम नंबर किसमें, डॉटर सेल्स में गिना जाता है। क्लियर है? हाँ या ना? अब इस एम फेज को ढंग से समझने के लिए हमने इसको सब डिवीजन कर दिया है, तो ध्यान से सुनिएगा। क्लियर है? तो क्या, दो फॉर कन्वीनियंस माइटोसिस हैज बीन डिवाइडेड इनटू 4 स्टेजेस ऑफ न्यूक्लियर डिवीजन। असल में न्यूक्लियस का डिवीजन ही मेन है। क्लियर है? क्योंकि उसी से ही क्रोमोसोम नंबर देखी जाएगा। तो इस माइटोसिस को हमने 4 स्टेजेस में बांट दिया है। क्लियर है? हाँ या ना? आगे सुनना। इट इज वेरी एसेंशियल टू अंडरस्टैंड दैट सेल डिवीजन इज अ प्रोग्रेसिव प्रोसेस एंड वेरी क्लियर कट लाइंस कैन नॉट बी ड्रॉन बिटवीन वेरियस स्टेजेस। और हाँ, ये हमेशा याद रखना क्योंकि ये कॉन्टिन्यूअस प्रोसेस है, ये चलता जा रहा है। सेल डिवाइड करी, फिर नई सेल साइकिल शुरू हो गई, फिर सेल डिवाइड करी, फिर नई सेल साइकिल, तो एक प्रोग्रेसिव प्रोसेस है। तो प्रॉपर तरीके से हम 100% क्लियर कट डिवीजन इन स्टेजेस के बीच का नहीं बना पाते, क्योंकि कभी कभी क्या होता है, इंटरफेस चल रही होती है और उसी के दौरान कहीं ना कहीं दूसरी तरफ से एम फेज भी शुरू हो चुकी होती है। तो एक प्रॉपर क्लियर कट डिस्टिंक्ट बाउंड्री नहीं बना पाए हैं हम इन स्टेजेस की, जो हम पढ़ा रहे हैं ना, एस फेज, G1 फेज, G2 फेज, ये फेज, तो इनकी अभी तक कोई प्रॉपर तरीके से क्लियर कट बाउंड्री नहीं है। क्योंकि ऐसा होता है ना, एक स्टेज अभी एंड नहीं, कभी कभी ऐसा होता है कोई पहली स्टेज अगर कंप्लीटली एंड नहीं हुई है बट ये देखा गया वहां पर दूसरी स्टेज शुरू हो चुकी होती है, तो एक प्रॉपर बाउंड्री क्लियर नहीं बना पाते। हम ये नहीं कह सकते कि इस टाइम पर ये खत्म हो चुकी होगी और दूसरी तब स्टार्ट होगी, ऐसा नहीं होता। तो प्रॉपर क्लियर कट बाउंड्री नहीं है, बट स्टिल हम लोग ऑन द बेसिस ऑफ स्ट्रक्चर्स वगैरह और भी चीजें ऑब्जर्वेशन, तो उनके बेसिस पे हम मान लेते हैं कि ये डिवीजन है, ये डिफरेंट स्टेजेस, ठीक है ना, बट उनकी कोई क्लियर कट बाउंड्री नहीं है। और इन स्टेजेस को हम बोलेंगे न्यूक्लियर डिवीजन की स्टेजेस। माइटोसिस में सबसे मेन यही पढ़ना है। ये एम फेज में असल में और कुछ नहीं, 4 स्टेज पढ़ाऊंगा, वो चारों स्टेज न्यूक्लियर डिवीजन को समझा रही होती है। मेन न्यूक्लियस का डिवीजन है, क्योंकि न्यूक्लियस में बैठा है डीएनए, और डीएनए किसकी फॉर्म में अरेंज्ड है, क्रोमोसोम्स की फॉर्म में। तो इन्हीं क्रोमोसोम्स का जो डिवीजन है, जब वो 2 नई सेल बनेगी तो कितने कितने क्रोमोसोम्स जाएंगे, वो मेन बात होती है, वो मेन बात होती है समझने के लिए। क्लियर है? तो सुनना जरा वापस से। क्या, दो फॉर कन्वीनियंस माइटोसिस हैज बीन डिवाइडेड इनटू 4 स्टेजेस ऑफ न्यूक्लियर डिवीजन। इट इज वेरी एसेंशियल टू अंडरस्टैंड दैट द सेल डिवीजन इज अ प्रोग्रेसिव प्रोसेस एंड वेरी क्लियर कट लाइंस कैन नॉट बी ड्रॉन बिटवीन वेरियस स्टेजेस। तो ये इतनी सारी स्टेजेस जो पढ़ी, इनमें कोई क्लियर कट डिवीजन नहीं बता सकते। क्लियर है? हाँ या ना? तो अब उन 4 स्टेजेस की मैं बात कर रहा हूं जिसमें ये न्यूक्लियर डिवीजन को डिवाइड किया गया। असल में अब जो मेन डिवीजन हो रहा है वो न्यूक्लियस का, सेल तो डिवाइड करी जाती है यार, हाँ या ना? मेन चीज है न्यूक्लियस का जो डिवीजन हुआ वो किस प्रकार से हुआ, क्या हुआ होगा, ठीक है ना? तो माइटोसिस, ये एम फेज जो मैं बात कर रहा हूं, इसको 4 स्टेजेस में डिवाइड किया है, और ये 4 स्टेजेस उस न्यूक्लियर डिवीजन को एक्सप्लेन करने के लिए है। कौन कौन सी? प्रोफेज, मेटाफेज, एनाफेज एंड टीलोफेज। तो ये 4 फेजेस हैं एम फेज की, जो एक्चुअल में न्यूक्लियर डिवीजन को एक्सप्लेन करती हैं, किस तरीके से क्रोमोसोम या डीएनए का बंटवारा होगा। क्लियर है? तो सपोज करो मैंने एक पेरेंट सेल मानी, ये P, क्लियर है? इसमें क्रोमोसोम का नंबर है 2n और डीएनए का अमाउंट अब इंटरफेस से आने के बाद हो चुका है 4c, डबल कर चुका हूं। क्लियर है? बट इनिशियली जब मैंने ये पेरेंट सेल नई बनाई होगी तो इसमें क्रोमोसोम का नंबर है 2n और इसमें डीएनए का अमाउंट है 2c। बट जैसे ये पेरेंट सेल इंटरफेस से गुजर चुकी होगी तो इस पेरेंट में क्रोमोसोम नंबर होगा 2n बट डीएनए का अमाउंट होगा 4c। क्लियर है? हाँ या ना? एंड में जाके एक फ्लो चार्ट बना दूंगा, उससे समझ में आ जाएगा मजेदार, बहुत बेहतरीन तरीके से। क्लियर है? अभी बस यहां तक समझ पाएंगे। अभी हमने बस इतना ऑब्जर्व किया है, हाँ या ना? क्योंकि पेरेंट सेल जब इंटरफेस से जा रही होगी, एस फेज वगैरह सब कुछ निकल गई, तो जब एस फेज वगैरह कंप्लीट हो चुकी है, अब हमें एम फेज शुरू करानी है। तो एम फेज में जाने से पहले आप देख तो लो पेरेंट सेल में क्या है, न्यूक्लियस के अंदर क्रोमोसोम नंबर तो सेम टू सेम है 2n, बट इन क्रोमोसोम में जो डीएनए का अमाउंट हो चुका होगा वो हो चुका होगा डबल, क्योंकि असल में क्रोमोसोम इज अ स्ट्रक्चर ऑफ अ डीएनए। डीएनए को हम हाईली कॉम्प्लेक्स फॉर्म में अरेंज करें तो वो क्रोमोसोम की तरह अपीयर होता है। उसको जब डीएनए पूरा एक प्रॉपर तरीके से कंडेंस्ड फॉर्म में अरेंज होगी, डीएनए की बात कर रहा हूं मैं, ठीक है ना, तो वो क्रोमोसोम, क्रोमैटिड, ये सब और कुछ नहीं, ये डीएनए का जो थ्रेड होता है उसी का ही कंडेंस्ड फॉर्म है। तो क्रोमोसोम में जो मैं क्रोमैटिड दिखाता हूं, ये असल में क्रोमैटिड और कुछ नहीं, वो डीएनए ही लपेट के बैठा हुआ होगा, पूरा क्रोमैटिड बना के एक प्रॉपर क्रोमोसोम बनाता है। क्लियर है? बट आप सोचेंगे कि एस फेज में हमने डीएनए को डबल किया तो क्रोमोसोम भी डबल होने चाहिए, बेटा नहीं होते।
क्रोमोसोम उतने ही होते हैं, बस फर्क ये है उसके अंदर जो डीएनए का अमाउंट होगा वो डबल हो चुका होगा। क्रोमोसोम जितने थे 2n थे तो 2n ही रहेंगे। अब 2n मतलब जैसे मान लो 4 हो गए, 6 हो गए, 46 हो गए, तो वो पेयर बना दो। अगर जैसे सपोज करो 4 क्रोमोसोम है किसी के अंदर, तो वो 2n वाली कंडीशन तो हुई, तो 2 पेयर होंगे, हाँ या ना। तो वही कंडीशन है 2n वाला, पेयर वाली कंडीशन चल रही है। n इज दी 1 क्रोमोसोम और 2n है मतलब पेयर की फॉर्म में। क्लियर है? किसकी फॉर्म में बेटा? पेयर्स। तो ये n हो गया एक तरीके से नंबर ऑफ पेयर्स ऑफ क्रोमोसोम। जैसे हमारी बॉडी में बात करते हैं तो हम 46 क्रोमोसोम्स की बात करते हैं, ठीक है, बट जब हम लिखते हैं तो 23 पेयर्स लिखते हैं। क्या लिखते हैं? 23 पेयर्स ऑफ क्रोमोसोम लिखते हैं। असल में फॉर्मूला यही है n, आपका यही होता है n। तो हम लोग अपना जो क्रोमोसोम नंबर लिखते हैं वो कैसे लिखते हैं? 2n। तो 23 का मल्टीप्लाई कर ले 46 ही बैठेगा। तो असल में ये n का मतलब कुछ नहीं, वो पेयर्स हैं क्रोमोसोम के। n का मतलब ये कुछ नहीं, वो पेयर्स हैं क्रोमोसोम के। तो 2n कंडीशन मिल रही है। क्लियर है? n मतलब डिप्लॉयड कंडीशन एक तरीके से, पेयर्स है n का नंबर, है ना? ठीक है ना? चले आगे। तो क्रोमोसोम का जो नंबर है वो सेम रहता है, बट डीएनए का अमाउंट डबल हो चुका होगा इंटरफेज तक। अब इसके आगे आएगी कौन? एम फेज। क्या देखेंगे? एम फेज। यहां तक समझ गए आगे? क्लियर है? तो ये पेरेंट सेल बताइए, क्रोमोसोम का नंबर वही है, डीएनए का अमाउंट डबल हो चुका है। अब एम फेज शुरू होगी। अब एम फेज में भी पहले कौन आएगी? प्रोफेज, फिर आएगी मेटाफेज, फिर आएगी एनाफेज, फिर आएगी टीलोफेज। तो असल में वो इस न्यूक्लियस को तोड़ना बताया, क्योंकि न्यूक्लियस के अंदर यही है मेन पार्ट, यही जेनेटिक मटेरियल है, यही डिवाइड होकर जाना चाहिए। क्लियर है? इसी की मैं बात करूंगा, तो सुनना जरा, ठीक है ना? तो देखिए, प्रोफेज, मेटाफेज, एनाफेज और टीलोफेज। अब यहाँ पे डीएनए का अमाउंट डबल होने का कारण वही है क्योंकि मुझे जीनोमिक जो कंटेंट है वो दोनों जो नई सेल्स बनेंगी उसमें बराबर बराबर मात्रा में करना है। तो मेरे को इक्वेशनल डिवीजन पहले ही बता दे, क्रोमोसोम के नंबर से छेड़खानी नहीं करनी और ना उसका जीनोमिक कंटेंट बदलना चाहिए। ठीक है ना? चले आगे। अब मैं बात कर रहा हूं मेटाफेज या नॉट मेटाफेज, एम फेज की सबसे पहली स्टेज की, दैट इज प्रोफेज। किसकी मैं बात कर रहा हूं बेटा? प्रोफेज। अब इस स्टेज में होता क्या है? सबसे पहले जब न्यूक्लियस कोई भी सेल एम फेज में या जहां पर उस पीरियड में एंटर करती है जहां पर एक्चुअल में सेल डिवीजन हो रहा होगा, असल में उसकी जो पहली स्टेज है प्रोफेज, उस दौरान हम क्या क्या ऑब्जर्व करते हैं उस सेल के अंदर, बहुत इंपॉर्टेंट बात। क्लियर है? तो सुनना जरा। प्रोफेज विच इज द फर्स्ट स्टेज ऑफ माइटोसिस। मेन माइटोसिस इसलिए वर्ड यूज कर रहे हैं क्योंकि यहीं पर डिवीजन हो रहा है सेल का, बाकी तो बस प्रिपरेशन चल रही थी। तो सुनना, प्रोफेज विच इज द फर्स्ट स्टेज ऑफ माइटोसिस फॉलोज द SN-G2 फेज ऑफ इंटरफेज। तो जब देखा गया प्रोफेज, जब सेल साइकिल आप डायग्राम देख सकते हो उसमें दिख रहा होगा, जैसे G2 फेज खत्म हुई होगी तभी एम फेज शुरू होगी और एम फेज में सबसे पहली बाउंड्री मार्क कर रखी होगी प्रोफेज के लिए। क्लियर है? तो वही बोल रहा है कि जो प्रोफेज है वो जस्ट जैसे ही SO-G2 फेज गुजरती है इंटरफेज वाली, उसी के जस्ट बाद शुरू हो जाती है। तो इन शॉर्ट एम फेज की सबसे पहली स्टेज है प्रोफेज, जो कब शुरू होती है? जब इंटरफेज की SO-G2 फेज जैसी एंड होती है। ठीक है? तो वही लिखा है क्या? प्रोफेज विच इज द फर्स्ट स्टेज ऑफ माइटोसिस फॉलोज द SN-G2 फेज ऑफ द इंटरफेज। क्लियर है? हाँ या ना? तो SO-G2 फेज के खत्म होने के बाद ही प्रोफेज की स्टार्टिंग हो जाती है। अब SO-G2 फेज में क्या हुआ था वो मैंने अभी ऊपर ही बता दिया आप लोगों को, तो सुनना जरा। इन द SN-G2 फेज द न्यू डीएनए मॉलिक्यूल फॉर्म्ड आर नॉट डिस्टिंक्ट। तो भाई ये बात बोल दी इसने कि जो S फेज के दौरान है, जो उसको हम सिंथेसिस फेज कहते हैं, उस टाइम हमें ये तो पता लग गया डीएनए का नया मॉलिक्यूल बन चुका होगा। क्या? डीएनए का अमाउंट डबल हो गया, मतलब डीएनए ने रेप्लिकेट, फोटोकॉपी क्रिएट कर ली। अब आप फोटोकॉपी कराने जाओगे तो प्रिंट दोगे, तो एक आपके पास है, आपने जब प्रिंट दिया तो दूसरी फोटोकॉपी। अब आपके पास कितनी हो गई शीट? 2 शीट हो गई। सपोज करो मेरी एक बुक है, मैं उसका एक फोटोकॉपी निकलवाने गया, तो एक तो आपकी ओरिजिनल बुक और एक जो फोटोकॉपी हो गई नई नई बुक, वो बुक। तो वही बोल रहा है कि जब SO-G2 फेज है वो एक तरीके से डीएनए की फोटोकॉपी हुई है। तो एक डीएनए तो पहले से था, अब जो नया है वो जो फोटोकॉपी हो गया है वो, अब डीएनए का अमाउंट डबल हो गया है। किसमें? SO-G2 फेज में। बट हमें नहीं पता लग पाता, हम लोग उसे ऑब्जर्व नहीं करते क्योंकि वो बिल्कुल एक दूसरे में फंसा हुआ होता है, बिल्कुल प्रॉपर तरीके से डिस्टिंक्ट फॉर्म में नहीं होता है, इंटरवाइंड होता है, बिल्कुल एक तरीके से कॉम्पैक्ट स्ट्रक्चर बना के बैठा है। जैसे सपोज करो न्यूक्लियस के अंदर हम क्रोमैटिन फाइबर की बात करते हैं, तो क्रोमैटिन फाइबर और कुछ नहीं, पूरा डीएनए का थ्रेड है लंबा सा। वो जब बिल्कुल एंटेंगल्ड इंटरवाइंड फॉर्म में रहता है तो हम नहीं डिस्टिंग कर सकते वहां पर क्रोमोसोम को। क्रोमोसोम वगैरह ये सब असल में है, सब बने डीएनए से ही है। ये क्रोमोसोम, क्रोमैटिन फाइबर, है या ना, ये सब और कुछ नहीं है, डीएनए कंडेंस होता गया है, इन डिफरेंट फॉर्म्स में कन्वर्ट होता चला गया है। सब कुछ डीएनए ही है जो भी कुछ है, बस उसने कंडेंस फॉर्म में जब हम उस डीएनए का स्ट्रक्चर देखते हैं तो वो कभी कभी तो क्रोमोसोम की तरह दिखता है, कभी कभी क्रोमैटिन फाइबर या क्रोमैटिन थ्रेड की तरह दिखता है।
तो वही सब कुछ है, डीएनए ही है। क्लियर है? तो वही सुनना क्या, इन दी SN-G2 फेज द न्यू डीएनए मॉलिक्यूल फॉर्म्ड आर नॉट डिस्टिंक्ट बट इंटरवाइंड। तो वही बोला है, जब नया नया बना है असल में, तो वो जो डीएनए है, जो नया फोटोकॉपी बना है, वो बिल्कुल इंटरवाइंड रहता है और हम डिस्टिंक्ट नहीं कर पाते कि डीएनए 2 होंगे। अब उसके अंदर होंगे कितने डीएनए? 2, बट वो पता नहीं लग पाते। क्लियर है? बट जैसे ही प्रोफेज आती है तो ये शुरू कर देती है कंडेंसेशन करना। तो वही लिखा है, प्रोफेज इज मार्क्ड बाय द इनिशिएशन ऑफ कंडेंसेशन। मार्क कर लेना कैसे शुरू होती है। प्रोफेज इज मार्क्ड बाय द इनिशिएशन होता है ऑफ कंडेंसेशन ऑफ क्रोमोसोमल मटेरियल। क्रोमोसोमल मटेरियल मेरे ख्याल से डीएनए ही होगा, ठीक है ना। तो प्रोफेज में कुछ नहीं, कंडेंसेशन शुरू हो जाता है। क्या शुरू हो जाता है? ये जो डीएनए जो इंटरवाइंड फॉर्म में जो दिख नहीं रहा, उसका कंडेंसेशन। असल में ये कुछ नहीं, क्रोमैटिन थ्रेड की फॉर्म में होगा। किसकी फॉर्म में? एक पूरा क्रोमैटिन का थ्रेड होगा, वो पूरा नेटवर्क जैसा बन गया होगा। क्लियर है? उसका कंडेंसेशन कराना शुरू कर देता है, मतलब वो थ्रेड अलग होना शुरू। जैसे मैगी को बॉईल करते हैं ना हम लोग, तो उसके हर थ्रेड अलग अलग हो जाता है ना, तो आप वो कंडेंसेशन करा रहे हो। तो वही बात है। क्या? प्रोफेज इज मार्क्ड बाय द इनिशिएशन ऑफ कंडेंसेशन ऑफ क्रोमैटिन क्रोमोसोमल मटेरियल। क्लियर है? आगे सुनना, द क्रोमोसोमल मटेरियल बिकम अनटैंगल्ड। ठीक है? अनटैंगल्ड मतलब वो जो बिल्कुल बंधा हुआ है, बिल्कुल मैगी की तरह बिल्कुल एंटैंगल्ड फॉर्म में था ना, वो अब खुल जाएगा। तो वही लिखा है, द क्रोमोसोम मटेरियल बिकम अनटैंगल्ड ड्यूरिंग द प्रोसेस ऑफ क्रोमैटिन कंडेंसेशन। तो असल में ये डीएनए और कुछ नहीं, क्रोमैटिन फाइबर पूरा ऐसे थ्रेड लगा के बैठा रहता है, पूरा एंटैंगल्ड फॉर्म में रहता है न्यूक्लियस के अंदर। क्लियर है? पूरा एंटैंगल्ड फॉर्म में बैठा हुआ होता है। तो वही बोल रहा है। तो इस प्रोफेज में स्टार्टिंग कब होती है? जब इस डीएनए का जो क्रोमोसोमल मटेरियल, जिसको आप डीएनए बोल रहे हो, उसका कंडेंसेशन होना शुरू हो जाता है। तो ऐसा दिखता है अर्ली प्रोफेज में, ये कंडेंसेशन होना शुरू हो गया है। हाँ या ना? न्यूक्लियस अब खत्म हो जाएगा थोड़े टाइम बाद, तो कंडेंसेशन होना शुरू हो जाता है। ये जो क्रोमैटिन फाइबर है, मटेरियल है पूरा, ये खुलना शुरू हो जाता है। क्लियर है? तो वही लिखा हुआ है। क्या? द क्रोमोसोमल मटेरियल बिकम अनटैंगल्ड ड्यूरिंग द प्रोसेस ऑफ क्रोमैटिन कंडेंसेशन। आगे सुनना, the centriole which had undergone duplication during S phase of interphase now begins to move towards opposite pole of the cell। अब ये क्या है? सेंट्रियोल। कौन है बेटा? सेंट्रियोल। अब इसकी मूवमेंट की बात चल रही है। किसकी बात चल रही है? इसकी मूवमेंट। अब जो सेंट्रियोल बना है हमारी, उसमें किसमें? साइटोप्लाज्म में, उसका मूवमेंट शुरू हो जाता है। किसका? जो सपोज करो ये साइटोप्लाज्म है, इसके अंदर 2 सेंट्रियोल बैठा दिए मैंने, एक ऐसे बैठा होता है, परपेंडिकुलरली होते हैं। हाँ या ना? साइटोप्लाज्म के अंदर 2 सेंट्रियोल होंगे बेटा, एक ऐसे बैठा होगा और एक ऐसे। तो इन साइटोप्लाज्म के सेंट्रियोल का मूवमेंट शुरू हो जाता है ऑपोजिट पोल की तरफ, एक इधर भागना शुरू हो जाता है, एक इधर। क्लियर है? हाँ या ना? तो वही लिखा है, द क्रोमोसोमल मटेरियल बिकम एंटैंगल्ड ड्यूरिंग द प्रोसेस ऑफ क्रोमैटिन कंडेंसेशन। द सेंट्रियोल व्हिच हैड अंडरगॉन डुप्लीकेशन ड्यूरिंग S phase of interphase now begins to move towards opposite pole of the cell। तो यहां पर जब डीएनए का डबल होता है अमाउंट, तो किसमें? डीएनए का जब अमाउंट डबल होता है तो साइटोप्लाज्म में सेंट्रियोल का अमाउंट भी डबल होता है। तो ये सेंट्रियोल है, हाँ या ना? इसका भी अमाउंट डबल होगा। मान लो मैंने 2 सेंट्रियोल बना दिए, तो एक भागने लगेगा इधर, एक भागने लगेगा इधर। क्लियर है? ऑपोजिट पोल की तरफ। तो वही लिखा है। ठीक है? आगे सुनना, द कंप्लीशन ऑफ प्रोफेज कैन दस मार्क बाय द फॉलोइंग कैरेक्टरिस्टिक। तो अब इसका कंप्लीशन की बात आएगी। तो कंप्लीशन के टाइम पर हमें प्रोफेज में क्या क्या, शुरुआत समझ में आई होगी। कुछ नहीं करना, जो क्रोमैटिन थ्रेड है पूरा, जो नेटवर्क मैगी जैसा बैठा हुआ है न्यूक्लियस के अंदर, उसका कंडेंसेशन शुरू हो जाता है। अब वो थ्रेड पूरा धीरे 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 खुलने लगेगा, उसका क्रोमोसोमल मटेरियल कंडेंस होना शुरू हो जाएगा। क्या होना शुरू हो जाएगा? कंडेंस, खुलने, अनटैंगल्ड होना शुरू हो जाएगा वो थ्रेड। क्लियर है? जिसको आप क्रोमैटिन कंडेंसेशन कहते हो। और साथ ही साथ साइटोप्लाज्म में जो डीएनए डुप्लीकेट हो चुका है, कब? एस फेज के दौरान। जब एस फेज में बेटा डीएनए का अमाउंट डबल होता है, तो साइटोप्लाज्म में इसका सेंट्रियोल का अमाउंट डबल होता है। तो वो सेंट्रियोल अब ऑपोजिट पोल्स की तरफ भागना शुरू हो जाएंगे। और साथ ही साथ ये न्यूक्लियस की जो मेम्ब्रेन है थोड़ी थोड़ी ब्रेक होना शुरू हो जाएगी, क्योंकि न्यूक्लियस अब खत्म हो जाएगा बेटा। जब प्रोफेज में आ जाएगा न्यूक्लियस, धीरे धीरे न्यूक्लियर वगैरह सब कुछ खत्म हो जाएगा, मेन बचेगा क्रोमोसोमल मटेरियल। क्लियर है? क्योंकि उसी का ही मेन डिवीजन है। तो धीरे 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 न्यूक्लियस की एनवेलप भी टूटना शुरू हो जाती है। चले आगे, आगे सुनना। ठीक है? तो अब मेन कैरेक्टरिस्टिक क्या है इसके प्रोफेज का? एंड होता है जब, तो सुनना क्या हुआ है। मेन एंडिंग जब हो रही होगी प्रोफेज कंप्लीट, क्या क्या दिख जाएगा आपको खत्म होते होते प्रोफेज की? क्या दिख जाएगा? क्रोमोसोमल मटेरियल कंडेंसेस टू फॉर्म कॉम्पैक्ट माइटोटिक क्रोमोसोम्स। तो ये क्रोमोसोम का जो ये पूरा लंबा सा थ्रेड था, जो टैंगल्ड फॉर्म में बैठा हुआ था, क्या जब ये खुल जाएगा
तो क्या ये माइटोटिक क्रोमोसोम्स की फॉर्म में हमें अपीयर होना शुरू हो जाएगा। किसकी फॉर्म में बेटा? माइटोटिक क्रोमोसोम। और ये बीच में बैठा होगा इसका सेंट्रोमियर। कौन बैठा होगा बेटा? इसका सेंट्रोमियर। ये कौन होगा? सेंट्रोमियर। क्लियर है? हाँ या ना? तो वही बोल रहा है कि जब क्रोमोसोमल मटेरियल कंडेंस होता है तो जो क्रोमैटिन फाइबर है या क्रोमैटिन थ्रेड है वो कंडेंस हो जाता है और ये एक डिस्टिंक्ट कॉम्पैक्ट स्ट्रक्चर में, ये असल में कुछ नहीं, यही स्ट्रक्चर ये बना लेगा आगे जाके। कुछ नहीं, धीरे धीरे जैसे आप कंडेंस करते चलोगे ना, ये खुलता चलेगा थ्रेड, और खुल के ये डिस्टिंक्ट ऐसे क्रोमोसोमल स्ट्रक्चर्स बना देगा। तो वही लिखा है, द क्रोमोसोमल मटेरियल कंडेंस टू फॉर्म कॉम्पैक्ट माइटोटिक क्रोमोसोम्स। तो ये कंडेंस होके इस टाइप के स्ट्रक्चर्स बना लेगा। क्लियर है? हाँ या ना? बट प्रॉपर तरीके से अभी नहीं दिखेंगे, वो मेटाफेज में दिखते हैं प्रॉपर तरीके से। तो आगे सुनना, क्रोमोसोम आर सीन टू बी कंपोज्ड ऑफ टू क्रोमैटिड अटैच्ड टुगेदर एट द सेंट्रोमियर। तो जब हम देखते हैं उसका स्ट्रक्चर तो ऐसा दिखता है, दो क्रोमैटिन थ्रेड होंगे, क्रोमैटिड। क्लियर है? दो ये क्रोमैटिड थ्रेड्स हैं जो एक बीच में सेंट्रोमियर से जुड़े हुए होंगे। सेंट्रियोल अलग है बेटा, सेंट्रोमियर अलग है। सेंट्रोमियर वो पॉइंट है जहां पर दो क्रोमैटिड जुड़े होते हैं। सेंट्रियोल वो साइटोप्लाज्म में वो स्ट्रक्चर है जो आगे जाके हेल्प करेगा स्पिंडल अपैरेटस की फॉर्मेशन के लिए। वो साइटोप्लाज्म में काम चल रहा है, ये न्यूक्लियस के अंदर काम चल रहा है। ठीक है ना? चले आगे। तो कुछ नहीं, कंडेंसेशन के बाद अब प्रोफेज में आपके क्रोमोसोम बनके तैयार हो जाएंगे माइटोटिक डिवीजन वाले। ठीक है ना? चले आगे। इनिशिएशन ऑफ द असेंबली ऑफ माइटोटिक स्पिंडल, द माइक्रोट्यूब्यूल्स, द प्रोटीनेशियस कंपोनेंट्स ऑफ द सेल साइटोप्लाज्म हेल्प इन दी प्रोसेस। तो इस टाइम पर केवल अकेला यही काम नहीं हो रहा होगा, इसके साथ साथ सेल के अंदर माइटोटिक स्पिंडल जो आगे जाके बनेगा उसकी असेंबली कर ली होगी सेल ने। दूसरा, माइक्रोट्यूब्यूल्स जिनकी मदद लगेगी स्पिंडल के पूरे अपैरेटस के फॉर्मेशन में, उसकी असेंबली हो चुकी होगी। तीसरा, जो भी प्रोटीनेशियस कंपोनेंट हमें रिक्वायर्ड होंगे इस डिवीजन के टाइम पर साइटोप्लाज्म के अंदर, उनको भी इकट्ठा कर लिया गया होगा, क्योंकि यही कंपोनेंट आगे जाके हमारा सेल डिवीजन में हेल्प करेंगे। तो ये दो मेन कैरेक्टर हैं जो प्रोफेज में हम ऑब्जर्व करते हैं। खत्म होते होते जैसे ही प्रोफेज एंड होने वाली होगी उससे पहले हमें ये सब चीजें, ये सब कैरेक्टर सेल के अंदर ऑब्जर्व हो जाते हैं। क्लियर है? तो इन शॉर्ट केवल प्रोफेज में कुछ नहीं किया, अभी डिवीजन नहीं हुआ, केवल जो क्रोमैटिन थ्रेड जो कॉम्प्लेक्स, ये जो बिल्कुल टैंगल्ड फॉर्म में बैठा होगा उसको कंडेंस करा के हमने क्रोमोसोमल स्ट्रक्चर ऑब्टेन कर लिए होंगे, जिसमें वो असल में ये सब कुछ डीएनए का थ्रेड ही है। डीएनए का थ्रेड ही बिल्कुल कंडेंस होकर क्रोमोसोम बनता है, और ऐसे बहुत सारे क्रोमोसोम बहुत ज्यादा कंडेंस होकर पूरा क्रोमैटिन नेटवर्क, क्रोमैटिन थ्रेड बना लेता है पूरा। क्लियर है? हाँ या ना? और कुछ नहीं है, वही कंडीशन है, बस अब मैं उसको कंडेंस करता चल रहा हूँ। क्या करता चल रहा हूँ? कंडेंस। तो क्रोमैटिन से कंडेंस होकर क्रोमोसोम बना, क्रोमोसोम को फर्दर और कंडेंस करोगे तो वो डीएनए का थ्रेड दिख जाएगा आपको। हाँ या ना? अगर करा जाए तो ठीक है ना, इससे ज्यादा कंडेंस कराया नहीं जाता, क्रोमोसोम बन जाता है, उन्हीं में डिवीजन दिखा देते हैं हम लोग। क्लियर है? चले आगे। और उस क्रोमोसोम में ही बैठा होगा पूरा डीएनए का थ्रेड, किस फॉर्म में? बिल्कुल लपेटा हुआ पूरा, ऐसे कह सकते हो आप, पूरा डीएनए का जो थ्रेड है वो ही लपेट के बैठा होगा उस क्रोमोसोम के अंदर। तो कुछ नहीं, जब डीएनए का थ्रेड एक तरीके से, जो डीएनए के थ्रेड का पैटर्न है वो जब बनता है, ठीक है ना? हाँ या ना? और कुछ नहीं, ये सब डीएनए ही है। जो क्रोमैटिन बोल रहे हो आप, क्रोमोसोम बोल रहे हो, वही सब कुछ डीएनए के थ्रेड ने ही बनाया है, बस उसकी कंडेंसेशन कराते चलेगा। एक डीएनए का थ्रेड सीधा निकाल के दिखा दूं तो वो थ्रेड हो जाएगा, उसी को कंडेंस करके बना के क्रोमोसोम बना दूं, वो आपका क्रोमोसोम। अब क्रोमोसोम्स ऐसे बहुत सारे होंगे, उनको कंडेंस कर दूं तो वो पूरा क्रोमैटिन बन जाएगा। असल में बना तो सब डीएनए के थ्रेड से ही है, दैट्स इट। क्लियर है? तो यही वाली बात है। तो प्रोफेज में हमें केवल ये इस टाइप का स्ट्रक्चर दिख जाता है, ठीक है ना? शुरुआत में तो क्रोमैटिन कंडेंस हो जाता है और बाद में आगे इसने बात नहीं करी है, असल में ये न्यूक्लियर एनवेलप बनाया हुआ है, इसको ब्रेक करके दिखा दिया है, ठीक है ना? शुरुआत में तो केवल कंडेंसेशन दिखता है, बट जैसे जैसे प्रोफेज कंप्लीट होने वाली होगी, देख ये क्रोमोसोम बन गए हैं। क्या बन गए हैं? आपके क्रोमोसोम्स। देख ले, दो दिख रही है ऐसी ऐसी पतली पतली सी, हाँ या ना? दो दिख रही है, ढंग से नहीं बनाई है, मैंने आपको ढंग से बना के दिखा दी। असल में ये ऐसे दिखेंगी, ठीक है? हाँ या ना? इसमें ढंग से नहीं बना के दिखाई है, असल में इस तरीके की बना लेना आप लोग, ठीक है? हाँ या ना? और बीच में बैठा होगा सेंट्रोमियर। कौन बैठा होगा बेटा? सेंट्रोमियर, दैट्स इट। क्लियर है? तो ये बात है प्रोफेज की। अब और क्या क्या चीजें दिखती हैं जब बिल्कुल एंड होने वाली होगी, तो वो सुनना जरा। सेल्स एट द एंड ऑफ प्रोफेज व्हेन व्यूड अंडर द माइक्रोस्कोप डू नॉट शो गोल्जी कॉम्प्लेक्स, एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, न्यूक्लियोलस एंड द न्यूक्लियर एनवेलप। तो वही मैंने बोला, न्यूक्लियस टूटता चलेगा क्योंकि कंडेंसेशन हो रही है भाई। न्यूक्लियस के जितने भी पार्ट थे, जितने भी चीजें न्यूक्लियस से एसोसिएटेड थी, वो सब खत्म हो जाएंगी।
जैसे कि गोल्जी अपैरेटस खत्म हो जाएगा पूरा का पूरा, एंडोप्लाज्मिक जो भी न्यूक्लियर एनवेलप से रिलेटेड चीजें थी, जो भी न्यूक्लियर एनवेलप के एसोसिएशन में चीजें रहती हैं वो सारी खत्म होती चलती हैं। गोल्जी कॉम्प्लेक्स खत्म हो जाएगा, पूरा एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम खत्म हो जाएगा, जो न्यूक्लियस के अंदर न्यूक्लियोलस है वो भी खत्म हो जाएगा, और जो न्यूक्लियर की मेम्ब्रेन जिसको आप न्यूक्लियर एनवेलप कह दो वो भी टूट टूट के खत्म हो चुकी होगी। कब? प्रोफेज के एंड तक, क्योंकि अब हमें मतलब है क्रोमोसोम से, क्योंकि अब असल में न्यूक्लियस सब खत्म, क्योंकि सेल डिवाइड करनी है आपको, ठीक है ना। तो उसका जो क्रोमोसोमल मटेरियल है दैट आर क्रोमोसोम्स, माइटोटिक क्रोमोसोम्स रह जाएंगे अब सेल के अंदर। सेल के अंदर क्या माइटोटिक, ये मान लो एक सेल है, इसके अंदर न्यूक्लियस सब खत्म, अब आपको केवल क्रोमोसोम्स दिखेंगे। कौन दिखेंगे बेटा? क्रोमोसोम्स दिखेंगे। कौन दिखेंगे सेल के अंदर आपको? क्रोमोसोम्स। क्लियर है? और कुछ नहीं दिखेगा आपको, बस केवल क्रोमोसोम्स की बात चलेगी, ये सेंट्रोमियर की बात, ठीक है। हाँ या ना? ऐसे और भी तो होंगे, जरूरी थोड़ी केवल यही होंगे, ठीक है। अब आपको सेल के अंदर केवल क्रोमोसोम्स और जो ऊपर मटेरियल स्पिंडल फाइबर्स, माइक्रोट्यूब्यूल्स, प्रोटीनेशियस कंपोनेंट, सेंट्रियोल, जो जरूरत का सामान है सेल डिवीजन के लिए केवल वही दिखेगा, बाकी अननेसेसरी चीजें सब खत्म हो जाएंगी। क्लियर है? चलें आगे। तो ये है प्रोफेज, जो मेटा एम फेज की सबसे पहली स्टेज है, या फिर जो सेल डिवीजन माइटोटिक डिवीजन की जिस टाइम पीरियड में माइटोटिक डिवीजन हो रहा है उसकी सबसे पहली फेज। कुछ नहीं किया हमने, केवल जो जेनेटिक मटेरियल क्रोमैटिन उसको कंडेंस करके क्रोमोसोम में कन्वर्ट कर लिया है, और जितना भी एक्स्ट्रा चीज थी न्यूक्लियस, न्यूक्लियर एनवेलप, गोल्जी अपैरेटस, एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, हाँ या ना, इन सब चीजों को खत्म कर दिया गया। खत्म कर दिया गया, खत्म हो जाती है, न्यूक्लियस वगैरह सब कुछ यूज हो जाता है, ठीक है। चले आगे। तो ये तो बात रही भैया प्रोफेज की। तो इस स्टेज में हमें एंड तक आते आते क्रोमोसोम स्ट्रक्चर दिख गया। अब प्रॉपर तरीके से क्रोमोसोम का जो स्ट्रक्चर है वो हमें मेटाफेज में ही दिखता है, जब वो एक प्लेट पर अरेंज हो जाते हैं, ठीक है ना। अभी बस यहाँ तक याद रखिए। और हाँ, ये याद रखना, ये जो क्रोमोसोम का नंबर है वो यहाँ पर भी वही चलेगा, जो डॉटर बन के आएंगे उनमें भी क्रोमोसोम का नंबर सेम ही बैठ के निकलता है। क्लियर है? तो अभी यहां तक समझ के रखिएगा कि क्रोमोसोम में डीएनए का अमाउंट डबल होगा। यहाँ पर अमाउंट डबल कर चुका हूं मैं, जो असल में इस कंडीशन में जो डीएनए का अमाउंट हम ऑब्जर्व करेंगे इन क्रोमोसोम्स में वो एक्चुअल में डबल होगा, जो इनिशियल ये पेरेंट सेल जब होगी, इंटरफेज से पहले, एस फेज, जी1 फेज, जी2 फेज से पहले, हाँ या ना, जब ये नया पेरेंट होगा, बना ही होगा पेरेंट, जब ये सेल डिवीजन साइकिल में आ ही रहा होगा, तो इसके अंदर जो डीएनए का अमाउंट है इस कंडीशन में वो डेफिनेटली डबल पहले ही कर दिया गया है इंटरफेज में, वो डबल पहले। तो इस क्रोमोसोम में डीएनए का अमाउंट डबल होकर ही आया है, तभी तो डिवीजन चल रहा है भाई। चले आगे, आगे याद रखना। तो ये बात फिक्स कर लो दिमाग में, क्रोमोसोम के नंबर में 1% का फर्क नहीं आता, केवल डीएनए के अमाउंट में फर्क आता है। क्लियर है? हाँ या ना? दूसरी फेज सुनना। अब आएगी कौन? मेटाफेज। तो ये दो सेंट्रियोल दिख गए जो एस फेज में डुप्लीकेट कर दिए गए थे, देख परपेंडिकुलरली बैठे हुए। चले आगे, अब इन्हीं की बात करूंगा। तो मेटाफेज में क्या होता है सुनना जरा ध्यान से। मेटाफेज क्या? द कंप्लीट डिसइंटीग्रेशन of the nuclear envelope marks the start of second phase of mitosis. Hence the chromosomes are spread through the cytoplasm of the cell. तो मैंने वही बोला कि प्रोफेज के एंड तक आते आते न्यूक्लियस के जो अननेसेसरी जितने भी पार्ट है वो सब खत्म हो जाते हैं, ठीक है ना। और असल में जब मेटाफेज तब ऑब्जर्व करी जाती है जब कंप्लीटली डिसइंटीग्रेट हो चुका होगा कौन? न्यूक्लियर एनवेलप। तो उसका सारा सामान साइटोप्लाज्म में फैल गया होगा। अब क्लियर है? तो वही बात है, the complete disintegration of the nuclear envelope marks the start of the second phase of mitosis. Hence the chromosomes are spread through the cytoplasm of the cell. अब कुछ नहीं बचा, न्यूक्लियस सब खत्म, अब केवल क्रोमोसोम्स बचे होंगे जो कि पूरे साइटोप्लाज्म में फैले हुए होंगे। क्लियर है? तो हम यहाँ पर बेटा एक ऐसी सेल लेके चल रहे हैं जिसमें 4 क्रोमोसोम है, हाँ या ना? कितने क्रोमोसोम है? देख, 1 2 3 4। क्लियर है? अगर 2n कंडीशन लिखते हो तो 2 into 2, n की वैल्यू 2 आ गई, मतलब 2 पेयर है, एक पेयर ये रहा, एक पेयर ये रहा। क्लियर है? तो 4 क्रोमोसोम की बात चल रही है, याद रखना। किसकी बात चल रही है? 4 क्रोमोसोम, हाँ या ना? मतलब 2 पेयर, 4 क्रोमोसोम की बात चल रही है, मतलब 2 पेयर। तो अब जितने क्रोमोसोम, ये पेरेंट सेल का नंबर ऑफ क्रोमोसोम है मान लो। क्लियर है? पेरेंट सेल है ना, तो उसमें क्रोमोसोम का नंबर कितना है? 4। अब जो डॉटर बन के आएगी उसमें भी देखेंगे आप लोग, ठीक है ना, अकल लगाना। चले आगे, आगे सुनना। और हाँ, ये ऐसी कंडीशन है जब इन क्रोमोसोम्स में डीएनए का अमाउंट 4c होगा। कितना c होगा? 4c, मतलब जो डबल हो चुका है। क्लियर है? चले आगे, आगे सुनना। बाय दिस स्टेज कंडेंसेशन ऑफ क्रोमोसोम इज कंप्लीटेड एंड दे कैन बी ऑब्जर्व्ड क्लियरली अंडर द माइक्रोस्कोप। तो प्रोफेज में इतना प्रॉपर डायग्राम नहीं था क्रोमोसोम्स का, जितना प्रॉपर डायग्राम इन्होंने यहां बना रखा है। इन्होंने काइनेटोकोर्स वगैरह तक दिखा रखे बेटा। तो वही बोल रहा है कि प्रोफेज में हम समझ जाते हैं कि हाँ क्रोमोसोम बनने वाले हैं,
क्योंकि कंडेंसेशन हो चुका होता है क्रोमैटिन थ्रेड का इतना कि वो क्रोमोसोम जैसा स्ट्रक्चर अटेन कर ही लेता है, बट प्रॉपर तरीके से जो प्रॉपर स्ट्रक्चर होता है क्रोमोसोम का वो हमें इस मेटाफेज में ही दिखता है। तो वही लिखा है बाय दिस स्टेज कंडेंसेशन ऑफ क्रोमोसोम इज कंप्लीटेड एंड दे कैन बी ऑब्जर्व क्लियरली अंडर माइक्रोस्कोप। क्योंकि बेटा ये कॉन्टिन्यूस प्रोसेस है, इसमें कोई प्रॉपर बाउंड्री नहीं है, तो वो प्रोसेस चल रहा होगा कंडेंसेशन का। अभी कंप्लीट यहाँ पर कंप्लीट आके हुआ होगा बीच में, क्योंकि मेटाफेज तो पहले शुरू हो चुकी है, प्रोफेज अभी तक चल रही होगी, क्योंकि उसमें कंडेंसेशन तो लगातार चल रहा है ना। इसने खुद बोला है कि कंडेंसेशन यहाँ पर आके कंप्लीट हो रहा है, तब जाके हमें प्रॉपर स्ट्रक्चर दिख रहा है क्रोमोसोम का। तो वही चीज है, एक प्रॉपर बाउंड्री नहीं है, एक कॉन्टिन्यूस प्रोसेस है, एक प्रोग्रेसिव प्रोसेस है, चलता जा रहा है, पता लगे दूसरी काम शुरू हो चुके हैं, तब तक एंड तक चल रही है। तो वही एक दूसरे को ओवरलैप कर जाते हैं कभी कभी स्टेजेस, कभी कभी तो एक साथ भी काम हो जाते हैं, तो दिक्कत आ जाती है उसकी वजह से। बट ये है एक प्रोग्रेसिव प्रोसेस है, तो हम एक बाउंड्री नहीं बना सकते निश्चित कि इस बाउंड्री तक प्रोफेज चलेगी, इसके आगे ही मेटाफेज, ऐसा कुछ नहीं है। क्लियर है? तो हाँ है ना, कभी कभी ऊपर नीचे हो जाते, पर ये नहीं कि मेटाफेज पहले हो जाएगी प्रोफेज, ऐसा नहीं होता। ठीक है ना, कि बस हम ये बोलते हैं एक प्रॉपर बाउंड्री नहीं क्रिएट कर पाते, बट थोड़ी बहुत जितनी है उतनी बाउंड्री बना दी गई है। ठीक है ना, चले आगे। तो वही बोल रहा है मेटाफेज में आते 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 कंडेंसेशन कंप्लीट हो जाता है क्रोमोसोम्स का, और उनका प्रॉपर स्ट्रक्चर हम लोग आसानी से देख सकते हैं माइक्रोस्कोप के नीचे। क्लियर है? आगे सुनना। दिस देन इज द स्टेज एट विच मॉर्फोलॉजी ऑफ क्रोमोसोम इज मोस्ट इजीली स्टडीड। और यही वो स्टेज है माइटोटिक पूरी सेल साइकिल की, जहां पर हम कभी किसी क्रोमोसोम का पूरा मॉर्फोलॉजिकल स्ट्रक्चर समझ सकते हैं। असल में ये क्रोमोसोम और कुछ नहीं, वही डीएनए का थ्रेड है जो हाईली कॉइल्ड फॉर्म में अरेंज है। ये क्रोमोसोम और कुछ नहीं, वही डीएनए का थ्रेड है जो हाईली कॉइल्ड फॉर्म में अरेंज्ड है। अब उसका स्ट्रक्चर एक सॉलिड जैसा दिख गया हमें क्रोमोसोम की तरह। हाँ या ना, ये सब हर कोई बना है डीएनए से। डीएनए का थ्रेड कॉइल्ड फॉर्म में अरेंज है, क्रोमोसोम बनाना है। अब ऐसे बहुत सारे क्रोमोसोम मिल जाएंगे, पूरा क्रोमैटिन नेटवर्क या क्रोमैटिन थ्रेड बन जाता है। क्लियर है? असल में बेसिक चीज तो डीएनए ही है जो ये सब बना रहा है। क्लियर है? और कुछ नहीं। चले आगे, आगे सुनना। ठीक है ना, तो वही बोल रहा है कि पूरी सेल साइकिल की यही वो स्टेज है जहां पर हम क्रोमोसोम की मॉर्फोलॉजी पढ़ सकते हैं बिल्कुल डिटेल में। क्लियर है? आगे सुनना। एट दिस स्टेज मेटाफेज क्रोमोसोम इज मेड अप ऑफ टू सिस्टर क्रोमैटिड्स। तो देख, दो सिस्टर क्रोमैटिड दिख रही होंगी, जैसे कि ये बना दूं मैं। ठीक है ना, तो इस स्टेज पर ही हमें दिखता है प्रॉपर तरीके से क्रोमोसोम की दो सिस्टर क्रोमैटिड होती हैं, जो बीचों बीच हेल्ड टुगेदर रहते हैं, विच आर हेल्ड टुगेदर बाय द सेंट्रोमियर। जो बीचों बीच एक सेंटर से जुड़ी हुई होती है, जिसको हम क्या कहते हैं बेटा? सेंट्रोमियर। जो बीचों बीच एक पॉइंट लाइक स्ट्रक्चर से जुड़ी हुई होती है। कॉन्स्ट्रिक्शन होता है बेटा, एक मेजर या प्राइमरी कॉन्स्ट्रिक्शन कहते हैं, ये मेजर कॉन्स्ट्रिक्शन होता है पूरा, जो सेंट्रोमियर का नाम ऐसा लगता है यहां पर ज्वाइन कर दिया गया है। तो इस पर्टिकुलर पोर्शन को हम सेंट्रोमियर कहते हैं। तो वही लिखा है क्या, मेटाफेज क्रोमोसोम को जब देखा गया तो उसके अंदर हमें दो सिस्टर क्रोमैटिड दिखी, और ऐसा लगा कि ये दोनों की दोनों एक पॉइंट से जुड़ी हुई है, जिसको हम सेंट्रोमियर का नाम देते हैं। और इसी साइड में और इसी तरीके से इसके अलावा एक स्ट्रक्चर और दिखता है, तो वही लिखा है स्मॉल डिस्क शेप्ड स्ट्रक्चर एट द सरफेस ऑफ द सेंट्रोमियर्स आर कॉल्ड द काइनेटोकोर्स। और इसी सेंट्रोमियर के सरफेस पे, एक इस साइड में एक इस साइड में, दोनों सिस्टर क्रोमैटिड की तरफ, हाँ या ना, दोनों सिस्टर क्रोमैटिड की तरफ हमें एक डिस्क शेप्ड स्ट्रक्चर और दिखता है, जैसे कि यहां पर हम देखें और एक हम यहां पर देखें। तो असल में जब 3D स्टेट में देखोगे तो ये यहां पर जो व्हाइट कलर से दिखा रखा है ना, इसी की बात कर रहा है। ये जो व्हाइट कलर से, एक इस क्रोमोसोम पे व्हाइट पैच दिखा रखा है, एक ऊपर वाले क्रोमोसोम पे व्हाइट पैच, तो वो मैंने यहाँ पे ब्लू कलर से मेंशन कर दिया। तो वही बोल रहा है क्या, स्मॉल डिस्क शेप्ड स्ट्रक्चर एट द सरफेस ऑफ द सेंट्रोमियर, असल में सेंट्रोमियर की सरफेस पर बैठे होंगे। ठीक है, आर कॉल्ड काइनेटोकोर्स। तो इन डिस्क शेप्ड स्ट्रक्चर्स को हम कहते हैं काइनेटोकोर्स। तो दोनों सिस्टर क्रोमैटिड का काइनेटोकोर अलग अलग होता है, जो कि ऐसा लगता है सेंट्रोमियर के सरफेस पर अटैच्ड है, एक इस क्रोमैटिड के साथ, एक इस सिस्टर क्रोमैटिड के साथ। क्लियर है? और अब ये काइनेटोकोर का काम पता लगेगा। अब ये काइनेटोकोर किस काम में आ रहा है आपको दिख रहा होगा। असल में ये जो लाइनें बनाई है बेटा रेड कलर की, ये और कुछ नहीं, स्पिंडल अपैरेटस है। क्या है? ये स्पिंडल फाइबर्स है, ये स्पिंडल अपैरेटस पूरा बनेगा, और ये छोटे छोटे से धागे रेड कलर के, ये स्पिंडल फाइबर्स है। तो मेरे ख्याल से देख, ये इस क्रोमोसोम को ये स्पिंडल फाइबर कनेक्ट करने का काम कर रहा है, ये काइनेटोकोर पे ही तो जाके जुड़ेंगे, ऐसे थोड़ी क्रोमोसोम से। अब क्रोमोसोम से डायरेक्ट अटैच नहीं, विद द हेल्प ऑफ काइनेटोकोर अटैच रहते हैं। तो इन शॉर्ट ये अटैचमेंट के काम आएगा, किसके? क्रोमोसोम के अटैचमेंट या क्रोमैटिड के, एक क्रोमैटिड के अटैचमेंट के, किससे? इस स्पिंडल फाइबर से। तो वही लिखा हुआ आगे, तो वही लिखा है काइनेटोकोर्स के बारे में लिखा है। दीज स्ट्रक्चर्स सर्व काय के काम आती है?
तो सुनना जरा, दीज स्ट्रक्चर्स सर्व एज द साइट ऑफ अटैचमेंट, किसकी, एक वो पोर्शन जहां पर अटैच होगा, कौन, मैं नहीं, स्पिंडल फाइबर्स, तो वही लिखा है, दीज स्ट्रक्चर्स सर्व एज द साइट ऑफ अटैचमेंट ऑफ स्पिंडल फाइबर टू द क्रोमोसोम्स, किससे, क्रोमोसोम से जुड़ने का वो पोर्शन, वो जगह जहां पर स्पिंडल फाइबर आके जुड़ेगा, दैट आर मूव्ड इनटू पोजीशन एट द सेंटर ऑफ द सेल, और यही स्पिंडल फाइबर्स इस क्रोमोसोम को बिल्कुल सेल के सेंटर तक लाके पटक देंगे, अरेंज कर देंगे। तो ये देख, इन्हीं स्पिंडल फाइबर ने पहले तो जुड़ेंगे क्रोमोसोम से, तभी तो बिल्कुल सेंटर पे लाएंगे। तो ये देख, चारों क्रोमोसोम पहले अलग अलग थे, अब इन स्पिंडल फाइबर ने अरेंज कर आके बिल्कुल सेंटर पर लाके रख दिए, और जब तक ये पकड़ेंगे नहीं इन क्रोमोसोम को, तब तक ये सारे एक लाइन में आएंगे कैसे। तो सिंपल सी बात है, स्कूल में बच्चे इधर उधर भागते हैं, जब तक टीचर उनको डांट के पकड़ के रखेगा नहीं, हाँ भाई एक लाइन में चलना है, तब तक कुछ नहीं होगा। तो ये स्पिंडल फाइबर का काम और कुछ नहीं, इन क्रोमोसोम जो बिखरे हुए साइटोप्लाज्म है उनको एक लाइन में अरेंज करना होता है, बिल्कुल सेंटर पे। तो वही लिखा है क्या, और वो तभी कर सकता है जब ये स्पिंडल फाइबर इस क्रोमोसोम से जुड़े, और जुड़ने का साइट कौन है, काइनेटोकोर, वो डिस्क शेप्ड स्ट्रक्चर, तो वही लिखा है, क्लियर है। दीज स्ट्रक्चर्स सर्व एज द साइट ऑफ अटैचमेंट ऑफ स्पिंडल फाइबर टू द क्रोमोसोम्स दैट आर मूव्ड इनटू पोजीशन एट द सेंटर ऑफ द सेल्स, जिन क्रोमोसोम्स को बाद में बिल्कुल सेंटर पे अरेंज कर दिया जाता है। चले आगे, आगे सुनना। Hence the metaphase is characterized by all the chromosomes coming to lie at the equator with one chromatid of each chromosome connected by its kinetochore to spindle fiber from one pole and its sister chromatid connected by its kinetochore to spindle fiber from the opposite pole। तो क्या बन गया, ये सुनना कुछ नहीं, बहुत सिंपल सी बात करी है। इसने क्या बोला है, तो इस मेटाफेज में ये जो स्टेज दिख रही है, ये एक इस मेटाफेज की कैरेक्टरिस्टिक स्टेज है, जिस स्टेज में हम ये बोलते हैं कि सारे क्रोमोसोम्स जितने भी हैं उस सेल के, वो एक सीरीज, एक लाइन में अरेंज हो जाते हैं सेल के इक्वेटर पर। एक तरीके से सेल का इक्वेटर है यार, बचपन में पढ़ते थे, अर्थ बनाते थे, बीचों बीच लाइन इक्वेटर बोलते थे, हाँ या ना। तो ये मेटाफेज स्टेज, इस प्रॉपर अरेंजमेंट, या ये जो प्रॉपर अरेंजमेंट मिल रहा है, क्या, क्रोमोसोम्स का अरेंज होना, कहां पर, सेल के इक्वेटर पर, ये कैरेक्टरिस्टिक पॉइंट है, कैरेक्टरिस्टिक फीचर है इस स्टेज का, मेटाफेज का, किसका, इस स्टेज मेटाफेज का, क्या, कि सारे क्रोमोसोम सेल के एक इक्वेटर पे आके बीचों बीच सेल के अरेंज हो जाते हैं, क्लियर है। तो वही लिखा है क्या, हेंस मेटाफेज इज कैरेक्टराइज्ड बाय ऑल द क्रोमोसोम्स कमिंग टू लाई एट द इक्वेटर, क्लियर है, इक्वेटर पे। अब जब इक्वेटर पे आ गए तो ऐसा कैसे हुआ, इन स्पिंडल फाइबर्स ने कराया होगा। तो जब इक्वेटर पे आके अरेंज हो जाते हैं, तो देखो जरा ध्यान से स्ट्रक्चर को, तो क्या, इस क्रोमोसोम की दो क्रोमैटिड है, एक इधर वाली एक इधर, हाँ या ना, दो सिस्टर क्रोमैटिड है ना यार, एक इधर एक इधर, मान लो ये जैसे दो सिस्टर क्रोमैटिड बना, एक सिस्टर क्रोमैटिड ये गई, दूसरी सिस्टर क्रोमैटिड ये, कैसे जुड़ी हुई है, सेंट्रोमियर से, क्लियर है। तो एक सिस्टर क्रोमैटिड तो ऊपर वाले स्पिंडल फाइबर से अटैच्ड होगी, और दूसरी सिस्टर क्रोमैटिड दूसरे वाले, और ये मेरे ख्याल से ऑपोजिट पोल्स है, ये और कुछ नहीं, सेंट्रियोल है बेटा, ये कौन है, सेंट्रियोल, ये पूरा अरेंजमेंट है स्पिंडल अपैरेटस, क्लियर है। तो वही बोल रहा है कि एक क्रोमोसोम की जो दोनों सिस्टर क्रोमैटिड है, वो दोनों साइड से ऑपोजिट पोल से विद द हेल्प ऑफ स्पिंडल फाइबर एंड काइनेटोकोर अटैच्ड रहती है। तो वही बोल रहा है, तो ये जब स्पिंडल फाइबर कैसे जुड़ेगा, इस क्रोमैटिड की काइनेटोकोर से, और दूसरे स्पिंडल फाइबर दूसरे सिस्टर क्रोमैटिड की काइनेटोकोर से। तो वही लिखा है क्या, अरेंज होगा इक्वेटर पे, हाँ या ना। तो वही लिखा है, आगे सुनना क्या, द मेटाफेज इज कैरेक्टराइज्ड बाय ऑल द क्रोमोसोम्स कमिंग टू लाई एट द इक्वेटर विद वन क्रोमैटिड ऑफ ईच क्रोमोसोम connected by its kinetochore to spindle fiber from one pole। तो वही बोल रहा है, ये क्रोमोसोम की जो एक क्रोमैटिड है, वो अपने काइनेटोकोर की मदद से एक साइड के स्पिंडल फाइबर से कनेक्टेड रहेगी, ये एक पोल आ गया इससे, और वहीं पर दूसरी जो सिस्टर क्रोमैटिड है, तो वही लिखा है, एंड इट्स सिस्टर क्रोमैटिड कनेक्टेड बाय इट्स काइनेटोकोर टू स्पिंडल फाइबर फ्रॉम द ऑपोजिट पोल, क्लियर है। और वहीं पर जो उसकी दूसरी सिस्टर क्रोमैटिड है, वो दूसरी पोल के जो ऑपोजिट पोल है उसके स्पिंडल फाइबर से जुड़ा होगा विद द हेल्प ऑफ काइनेटोकोर। तो ये एक कैरेक्टराइज्ड फीचर है या स्ट्रक्चर है जो हमें इस मेटाफेज में देखने को मिलता है, केवल इसी फेज में, और इसी पोजीशन पे हम प्रॉपर तरीके से मॉर्फोलॉजी स्ट्रक्चर एक्सप्लेन कर पाते हैं क्रोमोसोम्स का। तो वही बात है, कैरेक्टरिस्टिक फीचर है, कैरेक्टरिस्टिक स्ट्रक्चर है जो हमें मेटाफेज में ही देखने को मिलता है, क्लियर है, हाँ या ना। आगे सुनेंगे। अब ये जो इक्वेटर है, ये एक पर्टिकुलर प्लेन है, इस प्लेन का एक नाम है बेटा, तो वो सुनना जरा आगे। द प्लेन ऑफ अलाइनमेंट ऑफ द क्रोमोसोम एट मेटाफेज इज रेफर्ड टू एज द मेटाफेज प्लेट। तो ये जो इक्वेटर वाला प्लेन है, जिस पर ये एक, मान लो अगर मैं प्लेट सी बना दूं, इस प्लेट के ऊपर अरेंज है, ये प्लेट मान लो एक 2D प्लेट मान लेते हैं, तो ये जो प्लेट है प्रॉपर, जिस पर ये क्रोमोसोम बैठे हुए हैं,
इस पूरी प्लेन को हम मेटाफेज प्लेट बोल देते हैं। क्या? मेटाफेज प्लेट बोल देते हैं। क्या बोल देते हैं? मेटाफेज प्लेट। तो वही लिखी है क्या? द प्लेन ऑफ अलाइनमेंट ऑफ ऑल द क्रोमोसोम। तो ये जो एक पर्टिकुलर प्लेन है जिसके ऊपर क्रोमोसोम बैठे हुए हैं, कौन बैठे हुए हैं? ये चारों के चारों क्रोमोसोम। उस पर्टिकुलर प्लेन को हम मेटाफेज प्लेट कह देते हैं। क्या कह देते हैं बेटा? मेटाफेज प्लेट कह देते हैं। क्लियर है? तो ये कैरेक्टरिस्टिक पॉइंट्स हैं मेटाफेज के। क्लियर है? और एक पॉइंट और लिखना जरा, जब ये स्पिंडल फाइबर्स इन क्रोमोसोम्स को एक इक्वेटोरियल प्लेन पर अरेंज करेंगे, क्या? जब ये स्पिंडल फाइबर्स इन क्रोमोसोम्स को इस एक पर्टिकुलर इक्वेटोरियल प्लेन पे अरेंज करेंगे तो इन्हें मूव कराना पड़ेगा। जैसे ये क्रोमोसोम है, नीचे लाने के लिए तो क्या होगा? ये नीचे वाला स्पिंडल फाइबर, सपोज करो एक तो ये लाइन ये गई इससे अटैच करने के लिए, एक ऊपर वाली लाइन। अब जब मेरे को इक्वेटोरियल प्लेन पे अरेंज करना है तो इस क्रोमोसोम को मेरे को नीचे लाना पड़ेगा, और नीचे खींचने का काम कौन करेगा? ये स्पिंडल फाइबर्स। तो इन शॉर्ट, जब इन क्रोमोसोम को एक प्लेट पे अरेंज करना पड़ता है तो इस स्पिंडल फाइबर में क्या होते हैं? खिंचाव होते हैं। क्या? ये स्पिंडल फाइबर इन क्रोमोसोम्स को अपनी तरफ खींचता है। अब कौन सा किस तरफ जाना है वो डिपेंड करेगा उसकी पोजीशन के हिसाब से, क्योंकि इक्वेटोरियल पोजीशन ये रही तो ये क्रोमोसोम तो आएंगे नीचे और नीचे वाला जाएगा ऊपर। और ये सब किसकी वजह से हो पाया? इन स्पिंडल फाइबर्स की वजह से। तो ये जो क्या हो रहा है? स्ट्रेचिंग हो रही है इन क्रोमोसोम्स की, जिससे ये लोग एक इक्वेटोरियल प्लेन पे अरेंज हो जाए। इस प्रोसेस को हम नाम देते हैं, इसको बोलते हैं मेटाकाइनेसिस। क्या बोलते हैं बेटा? मेटाकाइनेसिस। वो प्रोसेस जिस प्रोसेस की मदद से ये क्रोमोसोम एक इक्वेटोरियल प्लेन पे आके अरेंज हो जाएंगे, क्या बोलते हैं बेटा? मेटाकाइनेसिस। क्या बोलते हैं? मेटाकाइनेसिस। देखना, ठीक है ना? क्या बोलते हैं? मेटाकाइनेसिस। क्लियर है? क्या बोलते हैं हम? मेटाकाइनेसिस। क्या बोलेंगे? मेटाकाइनेसिस। क्लियर है? या फिर एक और नाम है, या फिर मेटाकाइनेसिस के नाम से जानते हैं, या फिर कांग्रेशन वर्ड यूज करते हैं हम लोग। क्या यूज करते हैं? कहां लिखूं? यहां पर आ जाएगा, पूरा नहीं आएगा, यहां पे लिख देते हैं कांग्रेशन। या तो मेटाकाइनेसिस बोला जाता है या कांग्रेशन वर्ड यूज किया जाता है। तो ये वो प्रोसेस है जिस प्रोसेस की मदद से ये स्पिंडल फाइबर इन क्रोमोसोम को एक इक्वेटोरियल प्लेन, जिसको हम मेटाफेज प्लेट कहते हैं, उस पर अरेंज करने का काम करते हैं। कैसे? स्ट्रेचिंग करा के। तो ये क्रोमोसोम नीचे की तरफ स्ट्रेच करेगा या अट्रैक्ट करेगा, और ऊपर वाले, ये नीचे वाले जो क्रोमोसोम है उन्हें ऊपर, क्योंकि एक प्लेन पर, एक इक्वेटोरियल मिडिल प्लेन पर अरेंज करना है। क्लियर है? तो उस प्रोसेस को हम कहते हैं कांग्रेशन या मेटाकाइनेसिस। बुक में नहीं है, मैं बता रहा हूं। ठीक है, चले आगे। अब की फीचर्स देख लो भाई। दो ही चीजें देखी आपने, एक तो स्पिंडल अपैरेटस दिख गया, स्पिंडल फाइबर्स ने जो अटैचमेंट कर रखा था वो। तो सुनना जरा, क्या? स्पिंडल फाइबर्स अटैच टू काइनेटोकोर ऑफ द क्रोमोसोम। तो सबसे मेन कैरेक्टर क्या दिखेगा कि जब ये मेटाफेज प्लेट पे आके अरेंज होंगे तो ये जो दोनों अपोजिट पोल के स्पिंडल फाइबर्स होंगे वो दोनों सिस्टर क्रोमैटिड के काइनेटोकोर से जाके जुड़े हुए दिखेंगे। दूसरा क्या दिखेगा? क्रोमोसोम्स आर मूव्ड टू स्पिंडल इक्वेटर एंड गेट अलाइंड अलोंग द मेटाफेज प्लेट। तो क्या दिखेगा? क्रोमोसोम को मूव करके एक स्पिंडल इक्वेटर बना रखा है, उस पर अलाइनमेंट किया जाएगा, जिस स्पिंडल इक्वेटर को हम क्या, उस प्लेन को हम क्या कहते हैं? मेटाफेज प्लेट कहते हैं। क्लियर है? और किसकी मदद से हुआ? थ्रू स्पिंडल फाइबर्स टू बोथ पोल। तो वही लिखा है, क्रोमोसोम्स आर मूव टू स्पिंडल इक्वेटर एंड गेट अलाइंड अलोंग मेटाफेज प्लेट थ्रू स्पिंडल फाइबर्स टू बोथ पोल्स। तो किसकी मदद से हुआ? स्पिंडल फाइबर्स। उन्होंने खींचा, कांग्रेशन क्रिएट कराया। क्लियर है? या मेटाकाइनेसिस कराई और उन्हें मेटाफेज प्लेट पे लाके बिठा दिया, जो कि एक कैरेक्टरिस्टिक फीचर है इस फेज का। कौन? अलाइनमेंट ऑफ क्रोमोसोम ऑन मेटाफेज प्लेट। दैट्स इट। क्लियर है? हाँ या ना? और यही वो स्टेज है जहां पर हम क्रोमोसोम की मॉर्फोलॉजी आसानी से पढ़ सकते हैं। दैट्स इट। क्लियर है? हाँ या ना? तो ये क्रोमोसोम वही है बेटा जिसमें डीएनए का अमाउंट डबल हो चुका है, पर क्रोमोसोम का नंबर वही है। देख ले, यहां पर भी कितने बनाए? 1 2 3 4। शुरुआत में भी कितने लिए थे? 4 ही बनाए थे। देख ले जरा प्रोफेज में, यहां पर भी 1 2 3 4। तो 4 क्रोमोसोम का नंबर नहीं बदल रहा, क्रोमोसोम का नंबर नहीं बदल रहा। चले आगे, उम्मीद करूंगा मेटाफेज क्लियर होगा। अब तीसरी देखो भाई, एनाफेज। यहां पर मेन है समझने का, जो भी कुछ है बेटा यही है। यहीं पर बच्चे गड़बड़ी करते हैं, क्योंकि यहीं पर उन्हें लगता है गड़बड़ हो गई, क्रोमोसोम का नंबर और डीएनए का अमाउंट समझ में नहीं आता बच्चों को। क्लियर है? तो सुनना जरा क्या हो रहा होगा, बहुत इंपॉर्टेंट काम होता है। ये वही फेज है सेल डिवीजन की जहां पर डीएनए का अमाउंट आधा हो जाता है बट क्रोमोसोम का नंबर सेम रहता है। क्लियर है? क्योंकि यहीं पर मेन चीज है न्यूक्लियर डिवीजन समझना भाई। सेल मेम्ब्रेन को तो बहुत आसानी से डिवाइड करा सकते हैं। सेल मेम्ब्रेन में क्या है?
सेल मेम्ब्रेन तो डिवाइड करनी है, काट दो क्या चीज, ऐसा नहीं होता, दिखाएंगे वहां पर भी, क्लियर है? हाँ है ना, मेन चीज आपको समझने की है क्रोमोसोम का नंबर सेम कैसे रहा और डीएनए का अमाउंट फिर भी आधा हो गया, तो वही चीज होती है यहाँ पर। इसी एनाफेज स्टेज में ही हम देखेंगे कि क्रोमोसोम का नंबर, डॉटर सेल जो आगे जाके बनेगी, डॉटर न्यूक्लिया ही बना रहे हैं अभी हम, डायरेक्ट सेल नहीं बनाते, पहले जो डॉटर सेल में न्यूक्लियस जाएगा बनके, या जो डीएनए का अमाउंट जाएगा वो कितना होगा, या जो जेनेटिक मटेरियल जो डॉटर सेल के न्यूक्लियस पे जाएगा वो कैसे, वो एनाफेज स्टेज ही डिसाइड करेगी, क्योंकि इसी स्टेज पे हम दिखाएंगे कि क्रोमोसोम टूट जाएगा और डीएनए का अमाउंट जो डॉटर न्यूक्लियाई को मिलने वाला है वो वापस से उतना ही हो जाएगा जो पेरेंट सेल में हमने शुरुआत में देखा था, कितना 2C, क्योंकि इस कंडीशन पे ये जो क्रोमोसोम्स हैं अभी तक जितने भी क्रोमोसोम पढ़ाए मैंने मेटाफेज के प्रोफेज में, उन सब में डीएनए का अमाउंट 4C था। जब आधे कर दोगे क्रोमोसोम को तो डीएनए का अमाउंट तो बदलेगा ही, क्योंकि क्रोमोसोम और क्या है, वो डीएनए का थ्रेड पूरा कॉइल्ड फॉर्म में अरेंज हो गए, उसको आप आधा करोगे तो डेफिनेटली डीएनए का अमाउंट आधा ही होगा। तो क्रोमोसोम में कोई फर्क नहीं दिखेगा, डीएनए का अमाउंट में आधा हो जाता है। तो ये कहाँ होता है, एनाफेज पे ही होता है। अब कैसे होता है वो देखना, चलो सुनना जरा। एट द ऑनसेट ऑफ एनाफेज ईच क्रोमोसोम अरेंज्ड एट द मेटाफेज प्लेट इज split simultaneously and then the two daughter chromatids now referred to as chromosome of the future daughter nuclei begin their migration towards the two opposite poles। बहुत बढ़िया बात बोल गया बेटा। क्या बोल रहा है, जब एनाफेज की शुरुआत होती है तो क्या होता है, ये जो पिछले मेटाफेज में जो क्रोमोसोम्स बैठे हुए थे काय पे, मेटाफेज प्लेट पे, वो क्रोमोसोम टूट जाते हैं दो हिस्सों में। अब दो हिस्सों में कैसे टूट रहे हैं देखो जरा, ये एक क्रोमोसोम, सॉरी नॉट क्रोमोसोम, क्रोमैटिड, ये दूसरी क्रोमैटिड, और ये बीच में बैठा है कौन, सेंट्रोमियर। कौन बैठा है ये बेटा, अच्छा बनाते हैं, वापस से देखना जरा, प्रॉपर तरीके से बनाते हैं, पहले सेंट्रोमियर बना दो, ठीक है ना। ये कौन है बेटा, सेंट्रोमियर, ध्यान से देखना जरा, क्लियर है। तो मेटाफेज पे तो यही दिख रहा था ना सेंट्रोमियर। अब इससे निकली है एक क्रोमैटिड ये गई और दूसरी क्रोमैटिड ये गई, क्लियर है। सेंट्रोमियर ज्यादा बड़ा होगा, ये रुकना, ढंग से बना, ठीक है। पहले एक क्रोमैटिड ये रही, इसकी सिस्टर क्रोमैटिड ये गई, ठीक है, ये मान लो। अब ठीक है, अब सेंट्रोमियर और देखो, ये रहा सेंट्रोमियर, ठीक है। सुनना जरा, तो जो मेटाफेज में हमें क्रोमोसोम दिख रहे थे वो ऐसे ही तो थे प्लेट पे अरेंज, अब क्या होता है एनाफेज में, तो वही लिखा है, ईच क्रोमोसोम अरेंज्ड एट द मेटाफेज प्लेट इज स्प्लिट साइमल्टेनियसली। तो जितने भी, जैसे कितने अरेंज कर रखे थे मैंने, 4, उन सब की स्प्लिटिंग हो जाती है। ये जो क्रोमोसोम था जिसमें दो सिस्टर क्रोमैटिड दिख रही थी, ये बिल्कुल बीच में से दो हिस्सों में टूट जाता है। कितने हिस्सों में बेटा, ये बिल्कुल बीचों बीच से दो हिस्सों में टूट जाता है, और ये तभी पॉसिबल है जब ये काइनेट जो सेंट्रोमियर है वो टूटे। ये स्प्लिटिंग तभी पॉसिबल है जब ये सेंट्रोमियर जो बैठा है इन दोनों सिस्टर क्रोमैटिड को जोड़ के उसकी स्प्लिटिंग। तो डेफिनेटली यहां पर सेंट्रोमियर की स्प्लिटिंग हो जाती है। किसकी स्प्लिटिंग हो जाती है बेटा, सेंट्रोमियर दो हिस्सों में टूट जाता है, जिसकी वजह से दोनों सिस्टर क्रोमैटिड सेपरेट हो जाते हैं जो मेटाफेज प्लेट पे पहले बैठे हुए थे। तो वही लिखा है क्या, एट द ऑनसेट ऑफ एनाफेज ईच क्रोमोसोम अरेंज्ड एट द मेटाफेज प्लेट is split simultaneously and the two daughter chromatids now referred to as chromosomes। और जब ये स्प्लिटिंग होगी तो क्या होगा, दो सिस्टर क्रोमैटिड अलग अलग बन जाएंगी। एक सिस्टर क्रोमैटिड ये आ गई प्लस ये सिस्टर क्रोमैटिड ये आ गई। तो ये जो क्रोमोसोम का स्प्लिटिंग हुई है, इससे जो दो सिस्टर क्रोमैटिड बनी है, अब वो खुद एक क्रोमोसोम की तरह बिहेव करने लगेगी। क्लियर है, तो वही बोला है, जब ये स्प्लिटिंग हुई तो दो सिस्टर क्रोमैटिड जो अलग हुई, अब ये सिस्टर क्रोमैटिड खुद एक क्रोमोसोम का काम करने लगेंगी या क्रोमोसोम की तरह बिहेव करने लगेंगी। किसके क्रोमोसोम की तरह, जो आगे जाके जो दो नई डॉटर सेल बनेंगी ना, उनके लिए क्रोमोसोम की तरह बिहेव करने लगेंगी। तो वही लिखा है, नाउ रेफर टू एज क्रोमोसोम ऑफ फ्यूचर डॉटर न्यूक्लियाई, क्योंकि अब इन्हीं सिस्टर क्रोमैटिड को हम क्रोमोसोम का नाम दे देंगे कि ये सिस्टर क्रोमैटिड आगे जाके क्या, ये सिस्टर क्रोमैटिड आगे जाके, अब ये सिस्टर क्रोमैटिड नहीं बोल रहा वो, अब ये बोल रहा है कि ये क्रोमोसोम हो गए किसके, जो आगे फ्यूचर में डॉटर सेल्स या डॉटर सेल्स के न्यूक्लियस जो बनेगा उसके क्रोमोसोम्स हो गए। क्लियर है, तो अब क्रोमैटिड जो बनी थी, जो पेरेंट सेल की क्रोमैटिड थी, वो फ्यूचर डॉटर सेल्स का क्रोमोसोम का काम करती हैं। तो वही लिखा है, क्यों, क्योंकि जब एनाफेज की स्प्लिटिंग होती है
तो एक क्रोमोसोम 2 क्रोमैटिड बना देता है। क्लियर है, एक क्रोमोसोम 2 क्रोमैटिड, और वही क्रोमैटिड अब क्रोमोसोम का काम करने लगेगी, तो वही लिखा है। क्लियर है, स्प्लिट साइमल्टेनियसली एंड 2 डॉटर क्रोमैटिड्स नाउ रेफर टू एज क्रोमोसोम ऑफ द फ्यूचर डॉटर न्यूक्लियाई बिगिन देयर माइग्रेशन। अब टूट गई, अब फिर माइग्रेट करना शुरू हो जाती है। ये देखो माइग्रेशन, ये आधी हो गई, पहले ये रेड वाली 2 थी मेटाफेज प्लेट पे, वो टूट गई, उसका सेंट्रोमियर टूट गया भाई, सेंट्रोमियर टूट के 2 क्रोमैटिड बनी, एक क्रोमैटिड ऊपर वाले पोल की तरफ भागना माइग्रेट करना शुरू हो गई और दूसरी क्रोमैटिड नीचे वाले पोल की तरफ माइग्रेट करना शुरू हो गई, तो वही लिखा है बिगिन देयर माइग्रेशन टुवर्ड द ऑपोजिट फेज, ऑपोजिट पोल्स। क्लियर है, तो इसी एनाफेज में ही ये काम होता है जहां पर क्रोमोसोम बट गए। क्लियर है, बट टूटने के बावजूद भी क्रोमोसोम का नंबर वही रहा। दिमाग लगाओ, पेरेंट सेल में कितने क्रोमोसोम गिनाए थे? 4। अब जब ये टूट गए, अब आगे जाके यही तो डॉटर न्यूक्लियाई बनेंगे, आगे जाके यही तो डॉटर न्यूक्लियाई बनेंगे, और आप बोल रहे हो कि एक क्रोमैटिड एक क्रोमोसोम के इक्विवेलेंट है, तो जरा गिनना 1 2 3 4, तो जो डॉटर सेल बनेगा उसके न्यूक्लियस में भी 4 क्रोमोसोम है। इसी तरीके से यहाँ पर गिन, जो डॉटर सेल बनेगा आगे जाके उसके न्यूक्लियस में भी 4 क्रोमोसोम ही है। और ये तभी पॉसिबल है जब पेरेंट सेल का क्रोमोसोम डिवाइड करके जो उसकी 2 क्रोमैटिड्स बने वो दोनों क्रोमोसोम की तरह बिहेव करने लगे, और ये तभी पॉसिबल है जब सेंट्रोमियर का टूटना दिखेगा, सेंट्रोमियर का टूटना दिखेगा। क्लियर है, आगे सुनना। एज ईच क्रोमोसोम मूव्स अवे फ्रॉम द इक्वेटोरियल प्लेट द सेंट्रोमियर ऑफ ईच क्रोमोसोम। अब ये कौन है? इक्वेटोरियल प्लेट है। तो देखो जरा, जब ये क्रोमोसोम भागेंगे अपने अपने रिस्पेक्टिव पोल की तरफ, तो ऐसा लगेगा जो ये सेंट्रोमियर होगा। कौन होगा? ये सेंट्रोमियर। डेफिनेटली इसके पास भी तो अपना खुद का सेंट्रोमियर होगा, टूट के ये 2 सेंट्रोमियर बनेंगे ना, हाँ या ना? तो जब ये भागेगी अपने पोल की तरफ तो क्या होगा? ये सेंट्रोमियर पहले खिंच जाता है और ये जो इसकी आर्म्स होती हैं ये पीछे रह जाती हैं, तो वही लिखा है एज ईच क्रोमोसोम मूव्स अवे फ्रॉम द इक्वेटोरियल प्लेट। जैसे हर क्रोमोसोम चाहिए अब दूर भागेंगे इस इक्वेटोरियल प्लेट से, तो क्या दिखता है हमें? तो वही लिखा है एज ईच क्रोमोसोम्स मूव्स अवे फ्रॉम द इक्वेटोरियल प्लेट the centromere of each chromosome is towards the pole and hence at the leading edge with the arms of the chromosome trailing behind। तो क्या होता है जब ये क्रोमोसोम्स भागते हैं? तो कुछ नहीं, ये जो सेंट्रोमियर है ये पहले भागेगा और पीछे ऐसा लगता है उसके पीछे पीछे आर्म्स लटक के आ रही है। तो ये क्रोमोसोम देख, ये अपने पोल की तरफ, तो लीडिंग एज क्या होगा? ये क्रोमैटिड्स ही तो थी पेरेंट सेल की, अब वो क्रोमोसोम बोल रहा हूं मैं, क्या करूं? उसने खुद रेफर किया है, मेरी गलती थोड़ी है। तो जो क्रोमोसोम था पेरेंट सेल का, जब वो टूट के 2 क्रोमैटिड बनी है, तो वो क्रोमैटिड ना वर्ड यूज करके क्रोमोसोम यूज कर रहा है, क्योंकि डॉटर सेल्स के ये जो पेरेंट सेल की क्रोमैटिड थी, अब वो डॉटर सेल्स में क्रोमोसोम का काम करेंगे, तो क्रोमोसोम बोल रहे हैं हम, ठीक है ना? तो टूट चुका है अब भाई पेरेंट सेल का क्रोमोसोम, ठीक है ना? तो वही बोल रहा है। तो जब ये क्रोमोसोम्स अपने अपने रिस्पेक्टिव पोल्स पर भागेंगी तो ऐसा होता है कि क्रोमोसोम्स का जो सेंट्रोमियर है वो आगे आगे भागता है, मतलब लीडिंग एज की तरफ, तो वही लिखा है एज ईच क्रोमोसोम मूव्स अवे फ्रॉम द इक्वेटोरियल प्लेट द सेंट्रोमियर ऑफ ईच क्रोमोसोम इज टुवर्ड्स द पोल एंड हेंस एट द लीडिंग एज। लीडिंग एज क्योंकि यही रास्ता दे रहा है, यही बता रहा है, आगे आगे जो चलेगा वही तो रास्ता बताएगा भाई। तो आगे कौन चल रहा है? ये सेंट्रोमियर, तो इन आर्म्स को ये रास्ता बता रहा है, खिंचता हुआ चला जा रहा है। क्लियर है, हाँ या ना? आगे सुनना, वही लिखा है विद द आर्म्स ऑफ द क्रोमोसोम्स ट्रेलिंग बिहाइंड, जो उसका पीछे फॉलो करती हुई जा रही है। तो ऐसा लगता है कि सेंट्रोमियर आगे आगे भाग रहा है पोल की तरफ और पीछे पीछे उसके कौन? उस क्रोमोसोम की आर्म्स आ रही है। अब ये कौन है? क्रोमोसोम है भाई, क्रोमैटिड नहीं बोलेंगे। अब क्रोमैटिड अगर बोलोगे तो वो पेरेंट सेल की क्रोमैटिड है, बट अब ये जो फ्यूचर डॉटर सेल बनेगी उसके न्यूक्लियस का क्रोमोसोम का काम करेगी, तो वही बोल रहा है। क्लियर है, हाँ या ना? अब ये जो स्टेप हुआ है, तो दिमाग लगा, क्रोमोसोम का नंबर बदला डॉटर सेल में नहीं, पेरेंट में भी कितने थे? 4 क्रोमोसोम थे, अब डॉटर में भी इन सब कुछ क्रोमोसोम बोल रहे हैं, तो डॉटर सेल्स का जो न्यूक्लियस बनेगा उसमें भी 4 क्रोमोसोम है, बट डीएनए का अमाउंट आधा हो गया। यहां पर जो डीएनए था वो 4C था, मतलब जो पेरेंट सेल था उसका भी डीएनए 2C ही था, जो इनिशियली हम लेके चले थे पेरेंट सेल, जो नया नया पेरेंट बना था उसके डीएनए के बराबर ही पहुंच जाता है। क्लियर है ना, हाँ या ना? तो यहां पर क्या था? डीएनए का अमाउंट 2C, बट जब ये 2 हिस्सों में टूटेगा तो ये 2C अमाउंट ऑफ डीएनए, ये 2C अमाउंट ऑफ डीएनए। तो जब डीएनए का अमाउंट आधा हो गया तो जो हमें डीएनए स्टार्टिंग में लेके चले थे वही मिलके आएगा इसकी प्रोजेनी या डॉटर सेल्स के अंदर। तो डीएनए का अमाउंट जब माइटोसिस की बात करते हैं तो हम कहते हैं फोटोकॉपी हो रही है सेल्स की, तो असल में वो इसी वजह से पॉसिबल है
क्योंकि अब जब क्रोमोसोम टूटेगा तो उसकी जो दो सिस्टर क्रोमैटिड है वो डॉटर सेल्स के क्रोमोसोम का काम करने लगेगी और डीएनए का अमाउंट वापस से नॉर्मल हो जाएगा, जितना हमें इनिशियली चाहिए था। 2C ही तो चाहिए, तो ये 4C तो तब हुआ था जब एस फेज वगैरह से गुजर गई थी, डीएनए डुप्लीकेट हो गया था। डुप्लीकेट इसीलिए हुआ था क्योंकि मुझे यहां पर आके उस डीएनए को बराबर बराबर मात्रा में बांटना था दोनों डॉटर सेल्स को। बट क्रोमोसोम के नंबर में मैंने कोई छेड़खानी नहीं करी, क्योंकि इसमें भी उतने ही क्रोमोसोम है, इसमें भी उतने ही क्रोमोसोम है, और जो पेरेंट सेल थी इससे पहले उसमें भी इतने ही क्रोमोसोम थे। बट डीएनए का अमाउंट हम पेरेंट में एस फेज के दौरान, इंटरफेज के दौरान जो डबल कर दिया था हमने डीएनए का अमाउंट, वो इसीलिए किया था क्योंकि मुझे डॉटर सेल्स में उतना ही डीएनए भेजना है जो इनिशियली पेरेंट सेल में डीएनए था। मैंने बताया था पेरेंट सेल में इनिशियली सेल कैसी थी, डीएनए का अमाउंट 2C, क्रोमोसोम का नंबर 2N। क्लियर है, हाँ या ना? तो यहां पर जब कंडीशन आएगी तो ये क्रोमोसोम का नंबर इसमें भी 2N ही रहेगा और डीएनए का अमाउंट 2C हो जाएगा। इधर भी क्रोमोसोम का नंबर 2N रहेगा और डीएनए का अमाउंट 2C हो गया, क्योंकि जब ये क्रोमोसोम टूटेगा अपनी क्रोमैटिड्स में तो डीएनए भी तो आधा आधा कर देगा, हाँ या ना? और यहां पर मैंने 4C इसीलिए ही करा था डीएनए, क्योंकि मुझे जब डॉटर सेल में जो न्यूक्लियस में डीएनए कंटेंट देखना है वो उतना ही मिले जो मैंने इनिशियली पेरेंट सेल में देख के चला हूं, क्योंकि फोटोकॉपी क्रिएट करनी है भाई, इक्वेशनल डिवीजन करना है। ना डीएनए का अमाउंट बदलना चाहिए, ना क्रोमोसोम का नंबर बदलना चाहिए जो डॉटर सेल्स बन के आए। तो वही लिखा, दस एनाफेज स्टेज इज कैरेक्टराइज्ड बाय द फॉलोइंग की इवेंट्स। तो इसी वजह से जो फॉलोइंग इवेंट्स हैं ये कैरेक्टराइज करती हैं एनाफेज को। कौन कौन से? 2 है, सेंट्रोमियर स्प्लिट एंड क्रोमैटिड सेपरेट। क्लियर है, अभी बताया मैंने। जब क्रोमोसोम डॉटर सेल का देखो, जो पेरेंट सेल का क्रोमोसोम देखोगे ये रहा, अब इसके ये क्रोमोसोम 2 हिस्सों में टूट जाएंगे, एक क्रोमैटिड अलग, दूसरी क्रोमैटिड अलग, और ये तभी पॉसिबल है जब सेंट्रोमियर स्प्लिट हो रहा हो। क्लियर है, तो वही लिखा है, सेंट्रोमियर स्प्लिट एंड क्रोमैटिड सेपरेट एंड क्रोमैटिड मूव टुवर्ड्स एंड क्रोमैटिड्स मूव टू ऑपोजिट पोल्स। तो ये दोनों काम, ये दोनों इवेंट हमें बताते हैं कि एनाफेज स्टेज है, एनाफेज स्टेज है, और इसी स्टेज में ही मेन काम हो रहा है, क्योंकि यहीं पर एक्चुअल में हमें समझ में आता है कि क्रोमोसोम का नंबर किस तरीके से सेम रहता है डॉटर सेल्स में और डीएनए का अमाउंट भी वापस से नॉर्मल पहुंच जाता है, जो कि हम लोग डबल कर चुके थे इंटरफेज के दौरान, जिसमें एस फेज के आगे की बात कर रहा हूं। क्लियर है, हाँ या ना? क्योंकि एस फेज में ही हमने डीएनए का अमाउंट डबल करा ही इस वजह से था, क्योंकि जब मैं डॉटर न्यूक्लियाई बनाऊं तो वापस से नॉर्मल डीएनए का कंटेंट पहुंचा दूं मैं डॉटर सेल्स के अंदर। क्रोमोसोम का नंबर तो सेम समझ में आ गया होगा, क्योंकि अब जो पेरेंट सेल का क्रोमोसोम था वो टूटेगा, 2 क्रोमैटिड बनाएगा, हाँ या ना? और वो क्रोमैटिड ही क्रोमोसोम का काम करने लगेंगी, किसके लिए? डॉटर जो न्यूक्लियाई बनेगा आगे जाके उसके लिए। क्लियर है, हाँ या ना? दैट्स इट। उम्मीद करूंगा समझ में आया होगा, ठीक है ना? कैसे हम लोग क्रोमोसोम का नंबर सेम रखते हैं, क्योंकि अब बेटा जो क्रोमैटिड है वही क्रोमोसोम का काम करना शुरू कर देगी। नहीं तो हम लोग जनरली ये सोच के चलते हैं क्रोमोसोम में 2 सिस्टर क्रोमैटिड, अब यहाँ पर ऐसा लगता है कि आधा कर दिया हमने क्रोमोसोम का नंबर, बट आधा नहीं होता है, क्योंकि एक सिंगल क्रोमैटिड ही खुद एक क्रोमोसोम की तरह बिहेव करने लगती है फॉर फ्यूचर डॉटर न्यूक्लियाई। दैट्स इट। क्लियर है? अब इसके बाद आती है कौन? टीलोफेज। अब इसमें क्या होगा? तो भाई क्रोमोसोम पहुंच गए अपने अपने, इस पोल पे पहुंच गए, इस पोल पे पहुंच गए, वही क्रोमोसोम थे, अब क्रोमोसोम में ही बोलेंगे हम उन्हें, क्योंकि वो डॉटर न्यूक्लियाई में तो क्रोमोसोम का ही काम करेंगे। क्लियर है? तो जब क्रोमोसोम अपने अपने रिस्पेक्टिव अपने पोल्स पर पहुंच जाते हैं तब क्या होता है? तो टीलोफेज आई कंडीशन, लास्ट टर्मिनेशन होगा न्यूक्लियर डिवीजन का, यहां पर जाके न्यूक्लियर डिवीजन कंप्लीट हो जाएगा। तो वही लिखा है, एट द बिगिनिंग ऑफ द फाइनल स्टेज ऑफ माइटोसिस, दैट इज टीलोफेज, द क्रोमोसोम्स दैट हैव रीच्ड देयर रिस्पेक्टिव पोल्स डीकंडेंस। अब वो वापस से अपना स्ट्रक्चर खो देंगे, मिक्स हो जाएंगे, अब क्योंकि क्रोमैटिन फाइबर बनेगा आगे जाके। क्लियर है, हाँ या ना? तो खत्म हो जाए, इंडिविजुअलिटी खत्म कर देंगे अपनी। जो क्रोमोसोम आपको अलग अलग दिख रहे थे ना, हाँ या ना, जो क्रोमैटिड जिनको हम क्रोमोसोम बोल रहे हैं डॉटर न्यूक्लियाई का, वो सब अपनी इंडिविजुअलिटी खो देंगे, मिक्स हो जाएंगे। क्लियर है? तो वही लिखा है क्या? द क्रोमोसोम दैट हैव रीच्ड देयर रिस्पेक्टिव पोल्स डीकंडेंस, जिनको आपने पहले कंडेंस कर दिया था वो वापस से उल्टा काम चलेगा, डीकंडेंस हो जाएगा, डीकंडेंस एंड लूज देयर इंडिविजुअलिटी, और वो अपनी इंडिविजुअलिटी खो देंगे। जो हमें पहले अलग अलग इंडिविजुअली दिख रहे थे ना, जब हम उसको यहाँ पे देख लो यार, इंडिविजुअलिटी ये अलग अलग दिख रहे हैं ना, अब ये हम इंडिविजुअलिटी खो देंगे, सब मिक्स हो गए, सब क्या हो गया? मिक्स, डीकंडेंस हो गए। क्लियर है? एंड लूज देयर इंडिविजुअलिटी। आगे सुनना, द इंडिविजुअल क्रोमोसोम कैन नो लॉन्गर बी सीन एंड क्रोमैटिन मटीरियल टेंड्स टू कलेक्ट इन अ मास इन द 2
पोल्स। तो क्या होगा, अब वो इंडिविजुअलिटी खो देंगे और क्या, अब वापस से वो मिक्स हो जाएगा और वापस से क्रोमैटिन मटेरियल बन जाएगा, जिसमें हम डिस्टिंक्टली एक्सप्लेन नहीं कर सकते कौन सा क्रोमोसोम कहां पर बैठा है, वो सब मिक्स होगा। अब वो क्रोमैटिन मटेरियल बन गया वापस से, वो जो मैगी होती है ना पैकेट के अंदर जो निकलती है वो बन गया यहाँ पर। अब आप नहीं देख पाओगे कौन सा क्रोमोसोम किधर है। अब वापस से जब ये सेल आगे जाके खुद डिवाइड करेगा तब वापस से क्रोमोसोम वापस से क्रिएट होंगे। क्लियर है, तो वही लिखा है, द इंडिविजुअल क्रोमोसोम कैन नो लॉन्गर बी सीन एंड क्रोमैटिन मटेरियल टेंड्स टू कलेक्ट इन अ मास। तो जब क्रोमैटिन मटेरियल आएगा तो ऐसा लगता है इकट्ठा हो गया मास की फॉर्म में, किसके, कहां पर, इन दोनों ऑपोजिट पोल्स पर। क्लियर है, और इसी स्टेज में ही हम लोग देखते हैं प्रॉपर न्यूक्लियर डिवीजन। तो वही लिखा है, क्लियर है, यही प्रॉपर न्यूक्लियर डिवीजन की स्टेज देखते हैं जब कंप्लीट हो जाएगा न्यूक्लियर डिवीजन। हाँ या ना, अब ये 2 पोल बन गए, 2 न्यूक्लियस बन गए। पहले इनिशियली 1 न्यूक्लियस था, अब वो 2 देख ले, न्यूक्लियर एनवेलप वगैरह सब आ जाएगा, ये न्यूक्लियर एनवेलप वगैरह सब आ जाएगा। तो यहाँ पर 2 न्यूक्लियस की फॉर्मेशन हो गई। तो वही लिखा है, क्लियर है, 2 न्यूक्लियस की फॉर्मेशन हो गई। अब प्रॉपर जो इवेंट दिखे वो सुनना, दिस स्टेज विच शोज द फॉलोइंग की इवेंट्स। की इवेंट्स क्या है, क्रोमोसोम क्लस्टर एट ऑपोजिट स्पिंडल पोल्स। देख ले, क्रोमोसोम यहाँ पर आकर क्लस्टर हो गए, ठीक है, एंड देयर आइडेंटिटी इज लॉस्ट एज डिस्क्रीट एलिमेंट, मतलब इंडिविजुअलिटी खत्म हो जाएगी, मतलब वो सब इंटरमिक्स हो गए। दूसरा, न्यूक्लियर एनवेलप असेंबल अराउंड द क्रोमोसोम क्लस्टर। तो यहाँ पर जो क्लस्टर क्रोमैटिन नेटवर्क बन गया होगा उसके चारों तरफ वापस से न्यूक्लियर एनवेलप डेवलप हो जाता है। और साथ ही साथ इस कंडीशन में आने के बाद न्यूक्लियोलस, गोल्जी कॉम्प्लेक्स और ईआर वापस से बन जाएंगे। और जब वापस से सारी चीजें आ गई तो डेफिनेटली वापस से एक पूरा न्यूक्लियस बन गया भाई। अब ये क्या बन गया, एक पूरा कंप्लीट न्यूक्लियस। क्लियर है, तो इनिशियली जब पेरेंट सेल थी उसमें कितने न्यूक्लियस थे, 1, बट एम फेज के बाद अभी पेरेंट सेल पूरी कंप्लीटली टूटी नहीं है, अभी केवल न्यूक्लियर डिवीजन चल रहा है। इस तरीके का काम दिख रहा होगा आपको, दिखाता हूं मैं डायग्राम, इस तरीके की चीजें दिख रही होंगी आपको। सेल एक ही है, पहले जो पेरेंट का न्यूक्लियस था वो ये था, पहले जो पेरेंट का न्यूक्लियस था ये था, अभी इसके अंदर ये सब काम होने के बाद हमें ये कंडीशन दिख रही है, ये एक न्यूक्लियस बन गया, ये दूसरा न्यूक्लियस बन गया, तो ये कंडीशन चल रही है। अभी पेरेंट सेल टूटी नहीं है, कौन थी, ये पेरेंट सेल। अब ये हमें ये कंडीशन दिख के आ रही है, अभी डॉटर सेल्स नहीं बनी है, अभी केवल डॉटर न्यूक्लियाई बने। क्या बने, डॉटर न्यूक्लियाई। तो वही बोल रहा है, टीलोफेज तक आते आते, टीलोफेज कंप्लीट होते होते क्या, क्रोमैटिन नेटवर्क बन जाएगा, न्यूक्लियर एनवेलप वापस से डेवलप हो जाएगी, न्यूक्लियोलस, गोल्जी बॉडी, एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम सब कुछ वापस आ जाएगा और 2 डॉटर न्यूक्लियाई क्रिएट हो जाएंगे। और ये पूरी एक पेरेंट सेल ही है, अभी ये पूरी एक पेरेंट सेल ही है, अभी सेल डिवाइड नहीं करी, अभी केवल न्यूक्लियस डिवाइड किया है। तो टीलोफेज हमें ये बताती है कि प्रॉपर न्यूक्लियर डिवीजन कंप्लीट हो गया। तो वही तो बोला मैंने, एम फेज जो 4 फेज दिखा रहा हूं, प्रोफेज, मेटाफेज, एनाफेज और टीलोफेज, असल में उसमें न्यूक्लियर डिवीजन को दिखाया है। सेल डिवीजन तो साइटोकाइनेसिस में दिखता है, जब सेल डिवाइड करेगी, अगला स्टेप है वो। क्लियर है, तो यहां तक उम्मीद करूंगा डॉटर न्यूक्लियाई की फॉर्मेशन समझ आ गई होगी। क्लियर है, हाँ या ना, यहां तक आते आते आपका प्रॉपर न्यूक्लियर डिवीजन कंप्लीट हो गया, दिस इज कॉल्ड माइटोसिस। और जब यहाँ पर आप क्रोमोसोम वगैरह का नंबर तो देख नहीं सकते, वैसे जब आगे जाके देख पूछा जाएगा तो इसमें क्रोमोसोम का नंबर वही है 2n और इसमें डीएनए का कंटेंट भी 2c ही होगा। इसी तरीके से इस न्यूक्लियस में भी क्रोमोसोम का नंबर 2n और डीएनए का अमाउंट 2c ही होगा। अब आप ये मत सोचना ये 2n सर ये 2n दे तो 4n हो गया, भाई अभी सेल डिवाइड कर रही है, अभी आगे सेल डिवाइड भी तो करेगी। जब यहां से टूट जाएगी पूरी की पूरी सेल तो ये एक डॉटर सेल बन गई, ये एक डॉटर सेल, जिसमें क्रोमोसोम का नंबर और डीएनए का अमाउंट उतना ही है जो आप पेरेंट सेल के अंदर लेके चले थे, जो आप पेरेंट सेल के अंदर लेके चले थे। तो वही बता रहा हूं मैं कि किस तरीके से क्रोमोसोम का नंबर सेम रहा और जो हमने डीएनए का अमाउंट डबल कर चुके थे एस फेज या इंटरफेज के दौरान, उसको मैंने बराबर बराबर मात्रा में बांट के दिखा दिया। क्लियर है, क्योंकि बच्चों को मेन कंफ्यूजन वहीं पे होता है, ये तभी होगा जब सेंट्रोमियर टूटेगा। क्लियर है, और सेंट्रोमियर टूटने से कभी भी क्रोमोसोम के नंबर में कोई फर्क नहीं आता। अगर समझना बात, बहुत इंपॉर्टेंट बात बोल रहा हूं, अगर किसी एनाफेज में सेंट्रोमियर टूट रहा है अपनी रिस्पेक्टिव क्रोमैटिड में, तो वो डेफिनेटली चाह रहा होगा कि क्रोमोसोम का नंबर ना बदले, क्योंकि 1 से 2 बन रहे हैं और वो दोनों अपना अपना एक इंडिविजुअल का काम करना शुरू हो जाएंगे। तो जब भी क्रोमोसोम का सेंट्रोमियर टूट के 2 क्रोमैटिड बनती है, वो असल में क्रोमैटिड नहीं होंगी, वो जो फ्यूचर डॉटर न्यूक्लियाई बनेगा उसके क्रोमोसोम्स होंगे, उसके क्रोमोसोम्स होंगे। तो इसी वजह से ही हमारा क्रोमोसोम के नंबर में कोई फर्क नहीं पड़ा, क्योंकि जब मेटाफेज प्लेट के आगे हम एनाफेज पे आते हैं तो क्रोमोसोम जो पेरेंट सेल का था उसका सेंट्रोमियर टूट जाता है और दोनों क्रोमैटिड अलग हो जाती है और अब वो क्रोमैटिड ही क्रोमोसोम का काम कर रही होंगी। तो 4 थे क्रोमोसोम, 4 टूटेंगे तो 8 क्रोमैटिड बचेंगी, 8 में से 4 ऊपर जाएंगी, 4 नीचे, तो अब वो चारों की चारों क्या क्रोमोसोम का ही तो काम कर रही है। तो इनिशियली पेरेंट में भी 4 क्रोमोसोम थे, अब जो डॉटर सेल्स बनेंगी आगे जाके डॉटर न्यूक्लियाई बनेंगी, उसमें भी आपको 4 क्रोमोसोम ही दोनों में दिखेंगे अलग अलग।
क्लियर है? तो याद रखना जब भी सेंट्रोमियर टूटे तो क्रोमोसोम का नंबर वो सेम रख रहा होगा, क्रोमोसोम के नंबर में कोई फर्क नहीं आ रहा। अगर बिना सेंट्रोमियर टूटे डिवीजन हो रहा हो तो डेफिनेटली वहां पर क्रोमोसोम का नंबर बदलेगा। ये मियोसिस में समझाऊंगा, ये बात अभी दिमाग में फिट कर लो, याद रखना। क्या? अगर सेंट्रोमियर टूट रहा है किसी क्रोमोसोम का और 2 क्रोमैटिड बन रही हैं और जो डॉटर न्यूक्लियाई बनेंगे उनके क्रोमोसोम नंबर में कोई फर्क नहीं दिखेगा आपको, उनके क्रोमोसोम के नंबर में कोई फर्क नहीं दिखेगा। बट अगर कभी ऐसा डिवीजन हो रहा है, क्रोमोसोम अलग हो रहे हैं और वहां पर इस तरीके से अलग हुए हैं कि सेंट्रोमियर नहीं टूटा है, क्या नहीं टूटा है? सेंट्रोमियर, तो डेफिनेटली उस कंडीशन में आप क्रोमोसोम के नंबर को आधा कर रहे हो। क्लियर है? अगर सेंट्रोमियर टूट के कंडीशन चल रही होगी तो वहां पर जो डॉटर बनेंगी उनका क्रोमोसोम नंबर में वेरिएशन नहीं आएगा। और अगर बिना सेंट्रोमियर टूटे कभी क्रोमोसोम अलग होता है, वो कंडीशन बात की है, वहां पर क्रोमोसोम नंबर आधा हो जाता है, याद रखना। क्लियर है? तो ये यहां पर कंडीशन क्या है? सेंट्रोमियर के टूटने की। इसकी एनाफेज में क्या सेंट्रोमियर टूटता है और सेंट्रोमियर टूटने की वजह से 2 क्रोमैटिड बनती है, जो आगे जाने वाली जनरेशन, जो आगे डॉटर न्यूक्लियाई बनेंगे उनके लिए वो क्रोमैटिड क्रोमोसोम का काम करती हैं। तो दिमाग लगाना जरा, उम्मीद करूंगा समझ में आया होगा। तो 4 क्रोमोसोम थे, टूटेंगे, सेंट्रोमियर टूटेगा तो डेफिनेटली जो 2 डॉटर न्यूक्लियाई बनेंगे उनमें 4 क्रोमोसोम ही होंगे, क्रोमोसोम के नंबर में कोई वेरिएशन नहीं दिखेगा। दैट्स इट। क्लियर है? तो यही मैं समझाना चाह रहा हूं। माइटोसिस में जो डॉटर सेल बनेंगी आगे जाके, अभी साइटोकाइनेसिस नहीं दिखाई, अभी केवल मैंने कैरियोकाइनेसिस, न्यूक्लियस को डिवाइड कराया अभी मैंने। क्लियर है? आगे जाके जो डॉटर सेल्स बनेंगी उनमें क्रोमोसोम का नंबर भी वही रहता है और डीएनए का अमाउंट भी वही रहता है जो इनके पेरेंट सेल में इनिशियली था, जब वो सेल साइकिल में नहीं आया था तब। क्लियर है? हाँ या ना? तो ये तरीका है न्यूक्लियस को डिवाइड करने का। और लास्ट स्टेप बचा है अब लास्ट में अल्टीमेटली क्या हो जाएगी? साइटोकाइनेसिस। क्या हो जाएगी? साइटोकाइनेसिस। क्लियर है? अब साइटोकाइनेसिस के बाद आपको 2 डॉटर सेल्स सेपरेटली मिल जाएंगी। क्लियर है? ध्यान से सुनना, साइटोकाइनेसिस। क्लियर है? हाँ या ना? तो ये एम फेज में असल में और कुछ नहीं, न्यूक्लियर डिवीजन बताया गया है। एम फेज में और कुछ नहीं, क्या? न्यूक्लियर डिवीजन बताया गया, लिखा भी था स्टेजेस ऑफ न्यूक्लियर डिवीजन। ये एम फेज में ये प्रोफेज, मेटाफेज, एनाफेज, टीलोफेज, ये और कुछ नहीं, न्यूक्लियर डिवीजन को एक्सप्लेन करें किस तरीके से पेरेंट सेल का न्यूक्लियस डिवाइड करता है और डॉटर सेल के न्यूक्लियस बनते हैं और उनमें क्रोमोसोम का नंबर और डीएनए का अमाउंट उतना ही हो जाता है जो इनिशियली पेरेंट सेल के क्रोमोसोम का नंबर और डीएनए का अमाउंट होता है। दैट्स इट। क्लियर है? उम्मीद करूंगा रिलेट कर पाए होंगे। क्लियर है? हाँ या ना? तो एक बार एक शॉर्ट फ्लो चार्ट सा बना के कोशिश करता हूं मैं, ध्यान से देखना जरा। हाँ या ना? ये मान लो कौन है? पेरेंट सेल। इसके अंदर दिमाग लगाना, ठीक है ना? क्रोमोसोम नंबर 2n, डीएनए अमाउंट 2c। ये काय में गया? इंटरफेज में, पेरेंट सेल। अब इसके अंदर क्या हो चुका होगा? क्रोमोसोम का नंबर 2n, डीएनए का अमाउंट 4c। क्लियर है? ये न्यूक्लियस है। इसके बाद एम फेज, मेटाफेज सब कुछ चला गया। अब ये डॉटर न्यूक्लियाई बनेंगे। अब पेरेंट सेल के अंदर ही हो रहा है काम, क्या बनना होगा? डॉटर न्यूक्लियाई बनना होगा। ठीक है? ये डॉटर न्यूक्लियाई और ये डॉटर न्यूक्लियाई। क्लियर है? अब जब इसका कंटेंट देखा तो इसमें क्रोमोसोम नंबर 2n मिले और डीएनए कंटेंट 2c ही मिला, और इस डॉटर न्यूक्लियाई में देखा तो इसमें भी क्रोमोसोम नंबर 2n मिले और डॉटर न्यूक्लियाई डीएनए अमाउंट 2c ही मिला। और ये तभी पॉसिबल है जब इस कंडीशन में सेंट्रोमियर टूट रहे होंगे, क्योंकि क्रोमोसोम का अमाउंट क्रोमोसोम का नंबर हमें नहीं बदलना, बस डीएनए का अमाउंट हमें आधा करना है, क्योंकि डीएनए का अमाउंट 4c हो जाता अगर मैं नहीं बदल ऐसे नहीं तोड़ता तो। क्योंकि इस कंडीशन में क्या हो रहा होगा? अब ये जो क्रोमोसोम है इस कंडीशन में, यहाँ पर इस पेरेंट सेल का जो ये क्रोमोसोम है, इसका जब तक सेंट्रोमियर टूटेगा नहीं तब तक डीएनए का अमाउंट आधा है, क्योंकि इस क्रोमोसोम में नंबर तो उतने ही रहे पर डीएनए का अमाउंट डबल हो चुका है। अब जब तोड़ दोगे तो आधा हो जाएगा, एक क्रोमैटिड इधर, एक क्रोमैटिड इधर। अब वो खुद क्रोमैटिड इंडिविजुअली एक क्रोमोसोम की तरह बिहेव कर रही होगी। किसके क्रोमोसोम की तरह? डॉटर न्यूक्लियाई के क्रोमोसोम की तरह। तो इसी के टूटने की वजह से ही क्रोमोसोम नंबर सेम रहा डॉटर न्यूक्लियाई में जितना किसमें था? पेरेंट न्यूक्लियाई में। और डीएनए का अमाउंट भी मैं वापस वही ले आया जो पेरेंट सेल में इनिशियली लेके चला था। तो इस टाइप के डिवीजन को कहते हैं हम इक्वेशन, क्योंकि जैसा पेरेंट का न्यूक्लियस है वैसा ही डिट्टो इनके डॉटर सेल्स का न्यूक्लियस है। इसी वजह से इसे इक्वेशनल डिवीजन हम कहते हैं, इक्वेशनल डिवीजन हम कहते हैं। और याद रखना इसकी एनाफेज बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि वहीं पर जाके डीएनए का अमाउंट आधा होता है, क्रोमोसोम नंबर डॉटर न्यूक्लियाई पे जो पहुंच रहा होगा वो सेम होगा, डिट्टो होगा जैसा उनके पेरेंट सेल का था। दैट्स इट। क्लियर है? तो ये तो बात थी न्यूक्लियर डिवीजन की। अब बात आती है बेटा किसकी? साइटोकाइनेसिस। तो बेटा इस साइटोकाइनेसिस को मैं अपने अगले सेशन में कवर करूंगा, नहीं तो बहुत ज्यादा ही लेंथी सेशन हो जाएगा बेटा।
तो उम्मीद करूंगा आप लोगों को न्यूक्लियर डिवीजन तो क्लियर हो गया होगा माइटोसिस में, जिसमें एम फेज की बात कर रहा हूं मैं। किसकी? एम फेज, और कुछ नहीं, न्यूक्लियर डिवीजन को ही एक्सप्लेन किया है मैंने पूरा डिटेल में। साइटोकाइनेसिस में और कुछ नहीं होगा, बस सेल डिवाइड कर जाएगी अब, हाँ या ना। जैसे जो पेरेंट सेल में भी मैंने 2 डॉटर न्यूक्लियर दिखाए थे ना, अब उसी में बीच में से एक बाउंड्री आ जाएगी, उसी को हम साइटोकाइनेसिस कह देंगे। जैसे सपोज करो, एक छोटा सा प्रीव्यू दे देता हूं। जैसे अभी मैंने बोला ना, ये एक पेरेंट सेल है, इसमें एक डॉटर न्यूक्लियर ये रहा, दूसरा डॉटर न्यूक्लियर ये रहा। तो हम साइटोकाइनेसिस में और कुछ नहीं, एक बाउंड्री लाइन बना देंगे। बाउंड्री लाइन जैसी बनी, ये पूरा सेल का साइटोप्लाज्म डिवाइड कर देंगे। साइटोकाइनेसिस का मतलब कुछ नहीं, साइटोप्लाज्म का डिवीजन होता है, और कुछ नहीं। हम एक बाउंड्री गिरा के, एक सेल वॉल बना के या सेल मेम्ब्रेन बना के, इस जो पहले एक सेल थी अब उसे 2 छोटी छोटी डॉटर सेल्स में डिवाइड कर देंगे, और कुछ नहीं चलेगा। ठीक है, बेसिक कंडीशन है, बट इंपॉर्टेंट है, इसको अपन लोग अगले सेशन में ही कवर करेंगे। उम्मीद करूंगा आप लोगों को न्यूक्लियर डिवीजन जरूर क्लियर होगा, हाँ या ना। तो आज के सेशन को एक बार बेटा जरूर रिवीजन करिए, क्योंकि कंसेप्चुअल है, समझने का बहुत था, ठीक है ना। और उम्मीद करूंगा आप लोगों को मेरा ये वीडियो जरूर पसंद आया होगा। तो वीडियो को जरूर लाइक करें और हमारे चैनल अग्रबंधु ज्ञान केंद्र को सही बच्चे जरूर सब्सक्राइब करें। अगले सेशन में साइटोकाइनेसिस के साथ मिलता हूं बच्चों। थैंक यू वेरी मच।